तो भाई लोग आज की कहानी काफी ज्यादा ही मजेदार है। वैसे तो जीनियस का हर एक एनीमे मजेदार होता है, लेकिन ये कुछ अलग है, इसीलिए इसका प्लॉट मैं बताने वाला नहीं हूँ क्योंकि इस एनीमे में बहुत सारे प्लॉट्स हैं और आप समझते हैं कि मैं किस प्लॉट के बारे में बोल रहा हूँ। तो यार बिना टाइम वेस्ट करते हुए कहानी का शुभारंभ करते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर ह्यूमंस और डेमी ह्यूमंस भाईचारे के साथ रहते हैं, लेकिन ह्यूमंस को किसी चीज से सबसे ज्यादा नफरत है तो वो है ड्रैगन्स। इसीलिए हीरो की एक टीम इस दुनिया के लास्ट ड्रैगन डियोक्सिस को मारने के लिए उसके केव पहुंच जाती है और वहां का हीरो उसको अपनी जादुई चैन से पकड़कर उसे मार देता है। यहाँ पर ड्रैगन कह रहा होता है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं तो सिर्फ शांति से जीना चाहता था, आज तक मैंने किसी भी इंसान के ऊपर हमला नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों। तभी अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कि उससे कहती है कि जाओ तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। और इसी के साथ ड्रैगन की आंखें बंद हो जाती हैं, लेकिन तभी उसकी आंखें वापस खुलती हैं और उसके सामने एक छोटी सी फार्मर फैमिली होती है जो कि छोटे से विलेज में रहती है। और इसी के साथ हमारे लेजेंडरी ड्रैगन डियोक्सिस का वापस से रीइंकार्नेशन हो जाता है और उसके पेरेंट्स उसका नाम रखते हैं डोलन। और यहाँ पर एक कैच है, हर एनिमे की तरह हमारे बंदे को भी अपना पास्ट पूरा याद होता है, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपनी नॉर्मल जिंदगी को जीता है क्योंकि उसे वैसी जिंदगी मिली होती है जैसी कि वो हमेशा चाहता था। इस दुनिया में इंसान 15 साल के होते ही मैच्योर हो जाता है और उसे अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है। इसीलिए डोलन भी अपने घर से अलग होकर खुद ही अपनी जिम्मेदारी को उठा रहा होता है। एक दिन वो अपने भाई के साथ मछली पकड़ रहा होता है, तभी उसका भाई उसे एक चीज बताता है कि पास ही के लेक में से बहुत सारी लिजार्ड मिस्टीरियस तरीके से गायब हो रही थी जो कि हमारे विलेज को दूसरे मॉन्स्टर से बचाती थी। जब मैंने ये देखा तो मैंने गार्ड्स को इन्फॉर्म किया, लेकिन उन्होंने मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं माना। इसे सुनकर डोलन कहता है कि ठीक है, कल मैं वहां जाकर देखूंगा कि आखिर वहां पर चल क्या रहा है। इस पर उसका भाई कहता है कि तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, वहां पर खतरा हो सकता है। जिस पर डोलन कहता है कि अरे मुझे वहां जाना होगा क्योंकि ये विलेज मेरा है और इसकी प्रोटेक्शन मेरे जिम्मे भी आती है, इसलिए ये मुझे करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि डोलन बाल्टी भरकर मछली अपने घर की तरफ ले जा रहा होता है, तभी उसके दोस्त उसे रोक लेते हैं और यहाँ पर एक लड़की उससे कहते हैं कि वाओ डोलन, तुमने तो इतनी सारी मछली पकड़ ली। इस लड़की का नाम बेल्डा है जो कि हमारे बंदे के साथ स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस करती है। उसी की बगल में एडविन नाम का बंदा होता है जो कि इन्हीं का क्लासमेट है। यहाँ पर डोलन उनसे कहता है कि अब तुम लोग एडवेंचर पे जा रहे हो ना, जिस पर वो कहता है कि हाँ हमारी प्रैक्टिस अब पूरी हो चुकी है, इसलिए हमें अब जाना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि डोलन अपने घर आ जाता है और खाना बनाने लग जाता है। इसी के साथ वो हमें बताता है कि विलेज में मॉन्स्टर्स और चोरों की तादाद इतनी बढ़ गई है कि विलेज वालों ने खुद ही अपनी प्रोटेक्शन करने का जिम्मा ले लिया है और सभी लोग अब फाइटिंग की अच्छी तरीके से ट्रेनिंग करते हैं जिससे कि उन्हें किसी और के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। वो इतना बता ही रहा होता है कि तभी उसके घर के बाहर एक क्यूट सी लड़की आती है जो कि उससे कहती है कि डोलन चलो हमारी मैजिक क्लास का समय हो चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डोलन भाई अपनी मैजिक आर्ट का रिहर्सल कर रहा होता है और भाई वो बहुत अच्छी तरीके से मैजिक को परफॉर्म भी करता है, जिस पर उसकी टीचर बहुत ज्यादा ही खुश होती है और उससे कहती है कि ऐसा ही कर रहा तो तुम बहुत जल्द ही हायर लेवल के मैजिशियन बन जाओगे डोलन। जो सुनकर डोलन काफी ज्यादा ही खुश होता है। फिर हम देखते हैं कि डोलन शाम होते ही अपने घर जा रहा होता है, तभी वो एक लड़की से मिलता है जिसके बारे में विलेज के चीफ उसे बताते हैं कि आज से ये लड़की तुम्हारे साथ ही ट्रेनिंग करेगी और इस विलेज में ही रहेगी। और वो यहाँ पर उसे अपने पास बुलाते हुए कहते हैं कि इस लड़की से थोड़ा अच्छे से बात करना क्योंकि ये नोबल फैमिली से आती है और इसका नाम क्रिस्टीना है, इसीलिए ध्यान रखना कि कहीं ये ऑफेंड ना हो जाए। डोलन यहाँ पर क्रिस्टीना से हाथ मिलाता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। जिसके बाद क्रिस्टीना विलेज चीफ के साथ निकल जाती है और हमारा बंदा भी डायरेक्ट अपने घर जाता है। और भाई अब तक वो बहुत सारा सामान लाया होता है अपने घर वालों के लिए, तो उसकी मम्मी काफी ज्यादा ही खुश होती है कि हमारा लौंडा इतने दिनों बाद आया और खाने के लिए हमारे साथ इतना सारा सामान लाया, तो बहुत बढ़िया बात है। थोड़ी देर में डोलन की मम्मी उन सभी सब्जियों को काट कर अच्छा सा खाना बना देती हैं, जिसे खाने के बाद डोलन को काफी ज्यादा ही रिलैक्सिंग फील होता है और वो भाई अपनी मम्मी के हाथ के बने हुए खाने को खाकर काफी ज्यादा ही खुश होता है और उनकी तारीफ करने लग जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डोलन के सभी फैमिली मेंबर्स को पता है कि डोलन कल लिजार्ड मिस्ट्री को सॉल्व करने जा रहा है, लेकिन इस चीज से उसकी मम्मी काफी ज्यादा ही चिंता कर रही होती है और कहती हैं कि तुम्हें ऐसे खतरे में नहीं जाना चाहिए, तुम मत जाओ, क्योंकि भाई सबकी मम्मी ऐसी होती है। लेकिन हमारा बंदा
खतरों का खिलाड़ी ठहरा। वो अपनी मम्मी से कहता है कि अरे मम्मी चिंता मत करो, मैं सिंगल पीस में यहाँ पर आ जाऊंगा। इसी बीच डोलन के फादर बोलते हैं कि अरे भगवान चिंता मत करो, अब हमारा लौंडा जवान हो चुका है, इसीलिए उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम अगले दिन की सीन देखते हैं जहाँ पर हमारा बंदा इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल रहा होता है। तो सभी विलेज वाले उसे देखने आए होते हैं। सोल्जर के जनरल उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई भी खतरा महसूस हो तो हमें सिग्नल दे देना, हम तुरंत ही आ जाएंगे। जिसके बाद वहाँ पर विलेज की प्रीस्ट आती है जो कि डोलन को ब्लेसिंग देती है। इतने में ही वहाँ पर उसकी टीचर भी आ जाती हैं जो कि डोलन को वार्न करते हुए कहती हैं कि संभल के रहना, मैंने तुम्हारा फ्यूचर देखा जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं था, इसीलिए संभल कर जाना वहाँ पर। जिस पर डोलन हाँ कहता है। फिर एलन उसे ब्लश करते हुए एक लंच बॉक्स देती है, जिसे लेने के बाद हमारा बंदा सबको बाय कर कर अपनी जर्नी के लिए निकल जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद वो अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाता है, मतलब उसी लेक के पास। वो वहां पहुंचते ही सर्च मैजिक का यूज करता है पता लगाने के लिए कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। उसे पता चलता है कि यहाँ पर जो अर्थ मैजिक है वो काफी ज्यादा ही बढ़ चुका है और वाटर मैजिक गायब हो चुका है, जिस वजह से जितने भी लिजार्ड थे वो यहाँ से गायब हो चुके हैं। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहां पर एक स्नेक गर्ल आ जाती है जो कि भाई हमारे बंदे के ऊपर चार्म मैजिक का यूज करते हुए कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर आ गए, क्या तुम अकेले आए हो। जिस पर हमारा बंदा बिना डरे उससे कहता है कि हाँ मैं अकेले आया हूँ, अब बताओ तुम्हारे इरादे क्या हैं। ये सुनते ही वो स्नेक गर्ल कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डोलन कुछ ऐसा कहने वाला है। वो यहाँ पर घबराते हुए उससे कहते हैं कि अरे मैं तुमसे फाइट आइट नहीं करने वाली हूँ, मैं सरेंडर करती हूँ। इतने में ही वहाँ पर एक अर्थ मॉन्स्टर आ जाता है जो कि आते के साथ ही साथ भाई उस स्नेक गर्ल के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन डोनल अपनी तलवार से उसके अटैक को काट देता है और फिर स्नेक गर्ल को लेकर एक मशरूम के पीछे छुप जाता है। यहाँ पर स्नेक गर्ल की पूरी तरीके से फटी रखी होती है और वो कहती है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन हमारा बंदा समझ चुका होता है कि इतना कुछ जो भी कुछ हुआ है यहाँ पर वो इस स्नेक गर्ल की वजह से तो नहीं हुआ है, इस मॉन्स्टर की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से इस पूरे एरिया का जो अर्थ मैजिक है वो काफी ज्यादा ही बढ़ चुका है और लिजार्ड बेसिकली वाटर में रहते हैं, इसीलिए वो लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए, या कहें कि उन लोगों को यहाँ से भागना पड़ा। डोलन यहाँ पर थोड़ी देर सोचता है और फिर वो स्नेक गर्ल से कहता है कि क्या तुम्हें मैजिक आता है, जिस पर वो हाँ कहती है। तो वो कहता है कि अब हमें मिलकर इस मॉन्स्टर को हराना पड़ेगा, जिस पर भाई वो पैनिक करते हुए कहती है कि नहीं मैं इसे नहीं हरा सकती हूँ, ये बहुत ज्यादा ही बड़ा है और मेरा मैजिक भी इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है कि इसे हरा पाए। जिस पर डोलन कहता है कि चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर हम देखते हैं कि ये दोनों ही उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं। वो मॉन्स्टर भी उनके ऊपर अटैक करता है, लेकिन डोलन उसके हर एक अटैक से स्नेक गर्ल को बचा रहा होता है। इतने में ही स्नेक गर्ल अपने मैजिक का यूज करती है और एक बहुत बड़े स्नेक को समन कर लेती है जो कि उस अर्थ मॉन्स्टर को जकड़ लेता है, लेकिन वो अर्थ मॉन्स्टर काफी ज्यादा ही ताकतवर था, वो एक ही झटके में उसके चंगुल से छूट जाता है। लेकिन इतने में ही हमारे बंदे को मौका मिल जाता है अर्थ मॉन्स्टर के पास पहुंचने का और वो इसी मौके का फायदा उठाकर उस अर्थ मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और उसे दो टुकड़ों में काट देता है, जिससे कि वो स्नेक गर्ल के ऊपर गिर जाता है और वो पूरी तरीके से गंदी हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग वहीं पर एक टेंट लगा लेते हैं और स्नेक गर्ल अपने कपड़े भी बदल लेती है। स्नेक गर्ल डोलन को अपना नाम लैपिस बताती है और उससे कहती है कि मुझे बड़ी हैरानी हुई कि तुम मुझे देखकर डरे नहीं। जिस पर डोलन उसे बताता है कि मैंने जब तुम्हें देखा तो तुम मुझे दूसरे स्नेक गर्ल से काफी अलग लगी। मैंने बहुत से स्नेक गर्ल्स देखी हैं जो कि काफी ज्यादा ही खतरनाक होती हैं और वो अपने चार्म मैजिक से फंसा कर बंदों को मार देती हैं, लेकिन तुम ऐसी नहीं थी, इसलिए मुझे तुमसे डर नहीं लगा। वो यहाँ पर उससे ये भी पूछता है कि आखिर तुम यहाँ कर क्या रही हो, क्योंकि पहले मैंने कभी तुम्हें अपने विलेज के पास नहीं देखा। जिस पर लैपिस उसे बताती है कि ये हमारा मेटिंग का सीजन चल रहा है, मतलब अब मैं 17 साल की हो चुकी हूँ, इसीलिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे अपने पार्टनर को ढूंढने के लिए बाहर भेज दिया है। हमारी स्पीसीज में ज्यादातर लड़कियां पैदा होती हैं, इसीलिए 17 साल के होते ही हम लोगों को अपने पार्टनर को ढूंढने के लिए एक सफर करना पड़ता है और हमें एक अच्छा पार्टनर ढूंढना होता है। हमारी बॉडी में बहुत सारा जहर होता है जिस वजह से हमें कोई अच्छा पार्टनर नहीं मिलता है, इसलिए मैं एक ऐसे पार्टनर की तलाश कर रही हूँ जिससे कि मेरे जहर से कोई भी प्रॉब्लम ना हो और वो मुझे काफी प्यार करे। जिस पर डोलन कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारा पार्टनर जल्द ही मिल जाएगा। डोलन यहाँ पर उसे खाने के लिए सूप देता है और उससे कहता है कि वैसे मुझे खाना अच्छा बनाना नहीं आता है, इसीलिए जैसा भी बनाओ खा लेना। जिस पर वो कहती है कि नहीं तुम्हारा खाना काफी ज्यादा ही अच्छा बना है, वैसे तुमने खाना बनाना कहाँ से सीखा। तो वो बताता है कि मैंने अपनी मम्मी से खाना बनाना सीखा है, वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। जिस पर वो कहती है कि वाओ तुम जब अपनी मम्मी के बारे में बात कर रहे थे तो तुम कितने ज्यादा ही क्यूट लग रहे थे, लगता है कि तुम अपनी फैमिली से काफी प्यार करते हो। ये सुनते ही डैनियल अपने प्रीवियस लाइफ को याद करता है जब वो एक केव में अकेला था, ना उसकी कोई फैमिली थी ना कोई दोस्त था। तभी अचानक से लैपियस उसे वापस से होश में लाती है और कहती है कि क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया। जिस पर वो कहता है कि कुछ नहीं, बस मुझे कुछ याद आ गया। इसके बाद हम अगले दिन की सीन देखते
देखते हैं जहाँ पर ये दोनों ही आपस में हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे से थैंक यू कहते हैं। डोलन उससे कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा पार्टनर जल्द ही मिल जाएगा, जिस पर लैपिस उसे बताती है कि अब मैं साउथ की तरफ जाऊंगी। तो डोलन उससे कहता है कि ठीक है, जब तुम्हारी जर्नी पूरी हो जाए तो एक बार तुम मेरे विलेज जरूर आना, मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलाऊंगा। जिस पर लैपिस ठीक है कहती है और फिर वो दोनों ही अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। इधर लैपिस साउथ की तरफ जा रही होती है कि तभी उसे दो बंदे दिखते हैं जो कि उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं और उससे कहते हैं कि आओ हम तुम्हें छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे ही लैपिस उनके पास जाती है तो वो उसकी आधी स्नेक बॉडी को देखकर काफी ज्यादा ही डर जाते हैं और दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं। ये देखकर लैपिस कहती है कि अभी तो ये लोग मुझे छोड़ने की बात कर रहे थे, अब ये लोग खुद ही भाग गए, ये क्या हो रहा है। इधर दूसरी तरफ हम डोलन को देखते हैं जिसकी टीचर उसे मैजिकल हब बनाना सिखा रही होती है और इसी के साथ बताती है कि इन मेडिसिन को बनाना काफ़ी ज़्यादा ही मुश्किल होता है। इसके लिए तुम्हें हर एक इंग्रेडिएंट को बारीकी से मिलाना होगा, अगर कुछ भी गलत हुआ तो बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। वो इतना कह रही होती हैं कि तभी भाई डोलन एक गड़बड़ी कर देता है और वहाँ पर धमाका हो भी जाता है, जिस पर डोलन उनसे माफ़ी मांगता है। इतने में ही उसकी जो दोस्त होती है वो उससे कहती है कि अरे तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बेस्ट हो, तुम मेडिकल हब्स को बिना छुए ही पहचान जाते हो कि कौन से पॉइजनस हैं और कौन से नॉर्मल है, और तो और तुम बच्चों में भी बहुत ज्यादा ही फेमस हो, सभी तुम्हें काफी ज्यादा ही पसंद करते हैं। इस पर डोलन कहता है कि शुक्रिया, लेकिन फिर भी मुझे पोषण बनाना अच्छे से नहीं आता है। यहाँ पर हमारी जो एलन थी उसने बहुत अच्छा पोषण बनाया था, जिस वजह से टीचर उससे कहती है कि चलो आज की क्लास तुम्हारी इतनी ही थी, अब तुम खेलने जा सकती हो। लेकिन एलन कहती है कि नहीं, मुझे अपनी मदर की हेल्प करने जाना है, इसलिए मैं वहां जाता हूँ। इधर हमारा बंदा सोच रहा होता है कि मेरी प्रीवियस लाइफ में मुझे कभी पोषण की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसीलिए मुझे पोषण के बारे में इतना कुछ नॉलेज नहीं है। तभी टीचर उससे कहते हैं कि चिंता मत करो, तुम जल्द ही पोषण बनाना भी सीख जाओगे। वैसे भी तुम्हारा मैजिक अच्छा है, लेकिन तुम्हें पोषण में थोड़ा ध्यान देना होगा, जितनी तुम गलती करोगे उतना ही तुम सीखोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि हमारा बंदा एलन की फैमिली के साथ बैठकर डिनर कर रहा होता है और डिनर करने के बाद वो भागते हुए अपने घर की तरफ जा रहा होता है और थोड़ा थक जाता है। तभी रास्ते में उसे एक काउगर्ल मिलती है जो कि एक डेयरी चलाती थी। वो डोलन से कहती है कि क्या तुम मेरा दूध पीना पसंद करोगे, मतलब कि मेरी गाय का दूध पीना पसंद करोगे। जिस पर कि डोलन मान जाता है और फिर आंटी का दूध पी के, मतलब उनकी गाय का दूध पीकर हमारे बंदे के अंदर भीम वाली ताकत आ जाती है। तभी उसे कुछ बच्चों से पता चलता है कि जंगल में एक खतरनाक मॉन्स्टर देखा गया है। अब भैया ताकत तो आई चुकी थी, तो उसका नमूना दिखाने के लिए हमारा बंदा एक लालटेन लेके जंगल में घुस जाता है, जहाँ पर वो वापस से लैपिस से मिलता है जो कि भाई इस पोजीशन में होती है। लेकिन हमारा बंदा इतना ठरकी कि भैया नजर ही नहीं हटा रहा कि बंदी कपड़े बदल रही तो मैं नजर हटा लूं, नहीं, उसे देख रहा होता है। यहाँ पर लैपिस को शर्म आ रही होती है कि कितना बेशरम बंदा है, मुझे देख ही जा रहा है। वो उससे कहती है कि क्या तुम पीछे मुड़ सकते हो, जिस पर वो कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूं। तो वो कह रही देख नहीं रहे मैं कैसे आऊँ, इसलिए मुझे मत देखो। तो वो कहता है कि अरे आंखें तो देखने के लिए होती हैं, इसलिए मुझे देखने दो। इस चक्कर में भाई बंदे के एक चांटा पड़ जाता है, लेकिन तब भी ये मानता नहीं है। अव्वल लेवल की ठरक है इस बंदे में। डोलन यहाँ पर उससे पूछता है कि तुम तो अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए साउथ गई थी ना, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर लैपिस उसे बताती है कि मैं गई तो थी, लेकिन वहाँ के लोग मुझे देखते ही डर गए, जिस वजह से मुझे वापस से यहाँ पर आना पड़ा और अब मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। इस पर डोलन कहता है कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे विलेज चल सकती हो, हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, जो कि बेशक तुम्हें भी पसंद आएगा, तो तुम्हें मेरे विलेज चलना चाहिए। जो सुनकर वो थोड़ी हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें पता है ना कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ और मुझे देखते ही लोग डर जाते हैं। जिस पर वो कहता है कि चिंता मत करो, मेरे विलेज में ह्यूमंस और डेमी ह्यूमंस साथ रहते हैं और हमारे विलेज में तो एक काउगर्ल भी है जो कि अपना दूध सभी को पिलाती है और बेशक तुम्हें भी उसका दूध काफी ज्यादा ही पसंद आएगा। यह सुनकर लैपिस काफी ज्यादा ही खुश हो जाती है और डोलन के साथ उसके विलेज जाने के लिए मान जाती है। लेकिन उससे पहले वो डोलन को बताती है कि असल में वो वापस यहाँ पर इसीलिए आई क्योंकि उसे डोलन की लाइफ फॉर्म काफी ज्यादा ही अच्छी लगती है। तो वो उससे कहती है कि क्या तुम मुझे अपनी थोड़ी सी लाइफ फॉर्म दे सकते हो। जिस पर डोलन कहता है कि ठीक है, तुम मेरी लाइफ फॉर्म ले लो। और फिर वो दोनों वापस से हाथ मिलाते हैं, जिससे कि डोलन की लाइफ फॉर्म लैपिस अब्सॉर्ब करने लग जाती है और उसे काफी ज्यादा ही अच्छा लगता है। इसके बाद हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर एक मरे हुए मॉन्स्टर के पास बहुत सारे सोल्जर्स खड़े थे और उनमें से एक ब्लेड भी था जो कि उन सोल्जर का लीडर था। वो लोग इस मॉन्स्टर को देखकर काफी ज्यादा ही हैरान थे, क्योंकि उनके विलेज में 3 दिन से मिस्टीरियस तरीके से कोई मॉन्स्टर को छोड़ जाता है, जिसके बारे में उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता है। लेकिन वो वहीं पास में एक और मॉन्स्टर के निशान देखते हैं जो कि शायद लेमन्स के थे। तो उन्हें लगता है कि यहाँ पर स्नेक गर्ल्स आ चुकी हैं, जो कि जल्द ही हमारे विलेज के ऊपर
ऊपर अटैक करेंगी और सबको खत्म कर देंगी। ये सुनते ही ब्लेड सबसे कहता है कि हमें जल्दी से इनके ऊपर अटैक करना होगा और अपने विलेज को बचाना होगा। इसके लिए ब्लेड एक मीटिंग रखता है जिसमें कि भाई विलेज के चीफ और डोलन के मास्टर भी आए होते हैं। यहाँ पर ब्लेड उन सबसे कहता है कि मुझे तो लगता है कि स्नेक गर्ल ने हमारे पूरे विलेज को चारों तरफ से घेर लिया है और यहाँ पर वो लोग अपना अड्डा बनाने वाले हैं। तभी वो लोग अपना सारा खाना यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं ताकि वो हम लोगों को भी मार कर इस एरिया को अपना बेस बना सके। ब्लेड कहता है कि हमें जल्दी से अपनी आर्मी को तैयार करना होगा, वो लोग हम पर हमला करे उससे पहले ही हमें उनके ऊपर हमला कर देना होगा। इतने में ही एक बंदा कहता है कि तुम्हें पता है ना कि हमारे पास आर्मी की कमी है, इसके लिए हमें कैपिटल को इन सब चीज़ों के बारे में बताना होगा, तब हमें कहीं जाके आर्मी मिलेगी। इतने में ही टीचर बोलती हैं कि तुम लोगों को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्या पता कि वो स्नेक गर्ल हमें खाना इसीलिए दे रही हो ताकि वो हमसे दोस्ती कर सके। जिस पर ब्लेड कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तभी वहाँ पर एलन आती है जो कि टीचर से कहती है कि टीचर आपका एक्सपेरिमेंट सफल रहा। उसके हाथ में एक फ्लावर पॉट होता है जो कि वो डायरेक्ट टीचर को दिखाती है। टीचर उस फ्लावर पॉट को देखकर सभी से कहते हैं कि लगता है कि स्नेक गर्ल हमारे लिए कुछ खुशखबरी लाई हैं। इधर दूसरी तरफ हम डोलन और लैमिन को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि इतने दिनों से जो विलेज में मॉन्स्टर्स आ रहे थे वो असल में लैमिन ही वहाँ पर रख रही थी ताकि वो उन सभी विलेजर्स को खुश कर सके। लेकिन यहाँ पर तो कुछ उल्टा ही हो रहा था। डोलन कहता है कि मुझे लगता है कि अब सभी विलेजर्स बहुत ज़्यादा ही खुश हैं। अब आता है प्लान का स्टेप 2 जिसमें कि तुम मुझे बचाओगी, जिससे कि तुम सभी विलेजर्स के सामने हीरो बन जाओगी और कोई भी तुम्हें बुरा नहीं समझेगा। इस पर लैमिन कहती है कि इसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो वो कहता है कि चिंता मत करो, सब कुछ मैं कर लूँगा, बस तुम्हें मुझे बचाना होगा। इसके बाद हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर विलेज की आर्मी जंगल के बाहर खड़ी होती है लैमिन से फाइट करने के लिए, मतलब स्नेक गर्ल से फाइट करने के लिए। लेकिन इतने में ही ब्लेड का जो बेटा होता है वो जंगल की तरफ जाने लगता है और उसके ऊपर एक खतरनाक सा बेयर मॉन्स्टर अटैक कर देता है। लेकिन उसे बचाने के लिए डोलन कूद पड़ता है और डोलन को बचाने के लिए लैमिन कूद पड़ती है। इसी बचा बची के चक्कर में लैमिन को गंभीर वाली चोट लग जाती है और उसके कंधे से खून निकलने लग जाता है। यहाँ पर लैमिन को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा ही हैरान होते हैं। वो बेयर वापस से उनके ऊपर हमला करने जा रहा होता है कि तभी लैमिन उसकी तरफ गुस्से से देखती है और उससे कहती है कि वापस से जंगल चले जाओ। ये सुनते ही वो बेयर वापस से जंगल की ओर चला जाता है। ये देखकर उन लोगों की तो और ज्यादा ही फट जाती है कि इसने अपने मैजिक से उस बेयर को कंट्रोल कर लिया, ये तो बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। और ये कहकर उसके ऊपर हमला करने बढ़ते हैं। लेकिन डोलन उन्हें समझाता है कि लैमिन बिल्कुल भी बुरी नहीं है, वो अच्छी है, वो तो हम लोगों को बचाने के लिए आई थी। लैमिन भी यहाँ पर उनसे कहती है कि मैं तुम लोगों को मारना नहीं चाहती हूँ, असल में हमारी स्पीसीज में 17 साल की लड़कियों को घर से बाहर निकाल दिया जाता है अपने पार्टनर को ढूंढने के लिए और मैं भी उसी जर्नी पर निकली हूँ। इसीलिए मुझे आप अपने विलेज में रहने दे, जैसे ही मुझे अपना पार्टनर मिल जाएगा मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और ये कहते ही लैमिन वहीं पर बेहोश हो जाती है क्योंकि उसका ब्लड बहुत ज्यादा ही बह चुका होता है। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर हमें पता चलता है कि सभी विलेज वालों ने आखिर में हमारी लैमिन को एक्सेप्ट कर लिया था और ब्लेड ने तो भाई उसके लिए एक बड़ा सा घर भी बनाया था। ब्लेड उससे कहता है कि शुक्रिया मेरे बेटे को बचाने के, अब मुझे तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ नहीं मालूम था लेकिन फिर भी हमने तुम्हारे लिए ये घर बनाया है, जो कि भाई लैमिन को सही में काफी ज्यादा पसंद भी आता है। एलन लैपिस से कहती है कि क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी, मुझे स्नेक गर्ल्स के बारे में बहुत कुछ जानना है। जिस पर लैपिस कहती है कि हाँ मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी और इसी के साथ तुम भी मुझे ह्यूमंस के बारे में सब कुछ बताना। और ऐसे कर कर इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है और कुछ ही दिनों में लैपिस सभी विलेज वालों से घुल मिल जाती है, जो देखकर डोलन को काफी ज्यादा ही अच्छा लगता है। उसी रात डोलन अपनी बॉडी से अपनी सोल को बाहर निकालता है और आसमान की तरफ जाने लगता है। वो यहाँ पर अपने ड्रैगन फॉर्म में आकर डायरेक्ट हेवन पहुंचता है जहाँ पर एक गॉडेस उसका इंतजार कर रही होती है। वो गॉडेस से लैपिस को बचाने के लिए थैंक यू कहता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक रात डोलन के सपने में गॉडेस आई थी जिन्होंने उसे लैपिस को विलेज में लाने के लिए कहा था, इसीलिए डोलन ने ये सब किया और लैपिस को विलेज में ले आया। और इसी के साथ हमें ये भी पता चलता है कि शुरू में जो डोलन को आवाज सुनाई दी थी वो असल में इसी गॉडेस की थी और इसी ने डोलन को एक ह्यूमन बॉडी में रीइंकार्नेट किया ताकि वो अपनी लाइफ को शांति के साथ जी सके। डोलन यहाँ पर गॉडेस को थैंक यू कहता है उसे इतनी अच्छी लाइफ देने के लिए। तभी उसे अचानक से लैपिस की आवाज सुनाई देती है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। लैपिस यहाँ पर उसके कमरे में आई होती है, जिसे देखकर हमारा बंदा कहता है कमरे के अंदर आने से पहले एक बार नॉक कर लेना चाहिए। जिस पर वो उससे माफी मांगती है और उससे कहती है कि आज तुम बहुत ज्यादा ही खुश दिख रहे हो। तो वो बताता है कि हाँ आज मैंने सपने में अपने दोस्तों को देखा जो कि बहुत ज्यादा ही खुश थे, इसीलिए मैं भी खुश हूँ। यहाँ पर लैपिस उससे कहती है कि तुम्हें याद है ना कि आज हम लोगों को साथ में फार्मिंग करने चलना है। जिस पर डोलन कहता है कि
हाँ मुझे याद है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्रिस्टीना और मेल्डा की स्वॉर्ड फाइटिंग चल रही होती है, जहाँ पर ये दोनों ही आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। जहाँ पर मेल्डा क्रिस्टीना से कहती है कि क्या तुम्हें मुंह चलाना ही आता है या तुम कुछ फाइट भी कर सकती हो, जिस पर वो कहते हैं कि मैं अभी अपनी फुल पावर में नहीं आई हूँ, जैसे ही मैं आऊंगी मैं तुम्हें हरा दूंगी। जिस पर मेल्डा कहते हैं कि अरे तुम अपनी फुल पावर दिखाओ, फिर देखते हैं किसमें कितना दम। तो यहाँ पर क्रिस्टीना अपनी फुल पावर दिखाती है और एक ही झटके में मेल्डा को हरा देती है, जो देखकर ब्लेड उसके पास आता है और क्रिस्टीना की तारीफ करने लग जाता है। यहाँ पर मेल्डा क्रिस्टीना को ऑफर करती है उसके साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए, जिस पर क्रिस्टीना मान जाती है और फिर हम देखते हैं कि वो लोग अपनी काउगर्ल के ही रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने के लिए आए होते हैं। वहीं पर ब्लेड भी पहुंच जाता है, जो कि क्रिस्टीना से कहता है कि क्या क्रिस्टीना तुम मेरे साथ ड्रिंक पर चलोगी। जो सुनकर उसके दोस्त क्रिस्टीना से मना करने लगते हैं, क्योंकि एक बार ब्लेड ने पीना स्टार्ट कर दिया तो वो भाई किसी की भी नहीं सुनता है और फिर वो पूरी तरीके से टल्ली हो जाता है। यहाँ पर वो लोग ये भी कहते हैं कि तुम्हें अभी क्रिस्टीना को परेशान नहीं करना चाहिए क्योंकि वो खाना खा रही है, जिस पर ब्लेड उससे माफी मांगता है और फिर वो अपने दोनों दोस्तों को खुद परेशान करने लग जाता है। जिसके बाद हम क्रिस्टीना को देखते हैं जो कि भाई सोने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रही होती है। तो वो जाती है बाहर और प्रैक्टिस करने लग जाती है। तभी वहां पर लैपिस और डोलन आ जाते हैं, जो कि उसे इतनी देर रात तक की प्रैक्टिस करता देखकर उससे पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो बोलती है कि मुझे मेरे घर में अकेले नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई। तो यहाँ पर लैपिस उसे अपने घर आने को ऑफर देती है, जिस पर क्रिस्टीना मान जाती है। तो वो दोनों ही लैपिस के घर पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सबसे पहले लैपिस क्रिस्टीना को अपना बेड दिखाती है, जो कि बहुत ज्यादा ही अच्छा था। लेकिन यहाँ पर क्रिस्टीना उससे पूछती है कि क्या तुम सही में इस बेड पर कंफर्टेबल सो जाती हो, क्योंकि मैंने जहां तक सुना है स्नेक गर्ल्स बेड पर नहीं सोती हैं। जिस पर लैपिस कहते हैं कि नहीं, मुझे तो ये सॉफ्ट बेड बहुत ज्यादा ही पसंद आता है, देखो। और यहाँ पर वो उसे लेट कर भी दिखाती है, जिसे देखते हुए क्रिस्टीना भी उस बेड पर लेट जाती है और उसे बहुत ज्यादा ही अच्छा फील हो रहा होता है। यहाँ पर वो दोनों देखते हैं कि डोलन कोने में खड़ा होकर उन्हें देख रहा होता है, तो वो डोलन को भी अपने पास बुलाते हैं और अपने साथ ही लिटा लेते हैं। जिसके बाद आप जानते हैं कि क्या हुआ होगा। इसके बाद हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर ये सभी लोग काउगर्ल का दूध पी रहे होते हैं, जो कि भाई उन्हें बहुत ज़्यादा ही ताकत दे रहा होता है। वहाँ पर क्रिस्टीना भी आ जाती है, जिसे कि ब्लेड ऑफर करता है अपनी वाइफ का दूध। क्रिस्टीना उसके दूध को पीती है और उसे काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लगता है। यहाँ पर ब्लेड उससे कहता है कि अब आपको दूध पसंद आ गया है, तो क्या आप मेरे साथ एक कॉम्पिटिशन करना पसंद करेंगी दूध पीने का। जिस पर भाई क्रिस्टीना भी मान जाती है और फिर हम देखते हैं कि ये दोनों ही लोग धका पेल आंटी का दूध पिए जा रहे थे। यहाँ पर भाई ब्लेड एक बार के लिए थक जाता है दूध पी कर, लेकिन यार क्रिस्टीना तो धक्का पेल पिए जा रही थी। मुझे भाई इस बात की हैरानी नहीं हो रही है कि ये दोनों इतना दूध पी रहे हैं, मुझे तो इस बात की हैरानी हो रही है कि ये आंटी के अंदर कितना दम है, कितना दूध निकाल रही है ये। मुझे भी यार कमजोरी आ रही है, मेरे को भी दूध चाहिए। चलो दूध तो मैं बाद में पी लूंगा, अभी कहानी पर आते हैं। अब भाई क्रिस्टीना इस कंपटीशन को जीत चुकी थी और ब्लेड की हालत खराब थी। तो यहाँ पर काउगर्ल उसके पास आती है और उससे कहती है कि मुझे आपको एक चीज़ टेस्ट करानी है। वैसे तो मैं अपने हस्बैंड ब्लेड को कराने वाली थी, लेकिन उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ही खराब है, तो आप एक बार इसे टेस्ट करके बताइए। और वो यहाँ पर अपनी बेटी का दूध क्रिस्टीना को पीने के लिए देती है, जिसे पीने के बाद भाई क्रिस्टीना को वो दूध काफ़ी ज़्यादा ही पसंद आता है, जो सुनकर उस लड़की को काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लगता है और वो भाई क्रिस्टीना को गले से लगा लेती है। इसके बाद हमें कुछ देर बाद की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर हमारा बंदा और क्रिस्टीना दोनों ही ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी अचानक से एक सोल्जर उनके पास हड़बड़ाते हुए आता है और कहता है कि रॉयल कैपिटल से एल्डर प्रीस्ट आए हैं, जो कि तुम्हारे बारे में और लेमन के बारे में पूछ रहे हैं, जल्दी से चलो। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों ही उन प्रीस्ट के पास जाते हैं, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिख रहे होते हैं, और वो देखते के साथ ही साथ अपने सोल्जर से इन दोनों को पकड़ने के लिए कहते हैं। और यहाँ पर एल्डर प्रीस्ट डोलन से कहते हैं कि तुम ही हो ना जो कि अपने साथ एक स्नेक गर्ल को इस विलेज में लाए हो, तुम्हें पता है ना वो कितने ज्यादा ही खतरनाक होते हैं, और तुम उन्हें खुलेआम यहाँ पर ले आए हो, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। जिस पर डोलन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि लेमन दूसरी स्नेक गर्ल्स की तरह नहीं है, वो बहुत ज्यादा ही अच्छी और काइंड हार्टेड है। लेकिन भाई एल्डर प्रीस्ट उसकी एक भी बात नहीं सुनते हैं और सारे गार्ड्स उसे पकड़कर रॉयल कैपिटल ले जाने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ हम क्रिस्टीना को देखते हैं, जो कि अपनी सुपर स्पीड का यूज करते हुए डायरेक्ट अपने एकेडमी पहुंचती है और फिर वो अपने हेडमास्टर के पास जाती है ताकि वो पूछ सके कि आखिर रॉयल प्रीस्ट डियाब्लो और लेमन को अपने साथ रॉयल कैपिटल क्यों ले गए हैं और वो उनके साथ क्या करने वाले हैं। जिस पर हेडमास्टर सबसे पहले उसे शांत करती है और उससे कहती है कि चिंता मत करो, वो लेमन के साथ कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि लेमन को गॉड की ब्लेसिंग मिली है। अगर वो लोग लेमन को कुछ भी करते हैं तो वो डायरेक्ट गॉड के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, इसीलिए
वो उसे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तुम शांति से यहाँ पर बैठ जाओ और आगे की बात सुनो। इधर हम डोलन और लेमिन को देखते हैं जिनकी बग्गी जंगल के बीच में रुकती है और एल्डर प्रिस्ट उसे जंगल के अंदर ले जाने लगते हैं, जहाँ पर वो उसे एक औरत के पास ले जाते हैं जो कि भाई दिखने में बड़ी खतरनाक लग रही होती है। लेकिन वो औरत लेमिन को देखकर काफी खुश होती है और वो कहती है कि तुम ही लेमिन हो ना, तुम कितनी ज्यादा ही खूबसूरत हो। तभी उसकी नजर डोलन पे पड़ती है और वो डोलन से पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। तो डोलन उसे बताता है कि मैं लेमिन के साथ आया हूँ, जिस पर वो बोलती है कि ठीक है, तुम लोग काफी ज्यादा ही थक गए होगे, इतना लंबा सफर था, चलो डिनर कर लो आकर। और फिर वो एल्डर प्रीस्ट से कहती है कि ठीक है, तुम्हारा काम यहीं पर खत्म होता है, अब जल्दी से एक रिपोर्ट बनाओ और हेडक्वार्टर में जमा करो जाकर। इसके बाद हम देखते हैं कि बड़ा से डाइनिंग टेबल में बैठकर ये तीनों लोग खाना खा रहे होते हैं। वो जो लेडी होती है, मतलब औरत होती है, वो उन दोनों से कहती है कि मुझे माफ करना कि मैं तुम लोगों को ऐसे यहाँ पर ले आई, लेकिन इसके बदले तुम आज जो भी कुछ खाना चाहते हो वो खा सकते हो। लेकिन डोलन उससे कहता है कि बस मैं इतना जानना चाहता हूँ कि लेमिन मेरे साथ मेरे विलेज में रह सकती है। जिस पर वो लेडी कहती है कि फिक्र मत करो, कल मैं लेमिन के ऊपर पेपर वर्क स्टार्ट कर दूंगी, जिसके बाद तुम उसे अपने साथ अपने विलेज ले जा सकते हो। ये सुनकर लेमिन काफी ज्यादा ही खुश होती है और उससे थैंक यू कहते हुए कहती है कि जब मैं यहाँ पर आई थी तो मुझे काफी ज्यादा ही डर लग रहा था, लेकिन अब मुझे काफी ज्यादा ही अच्छा लग रहा है क्योंकि आप भी बहुत ज्यादा ही अच्छी हैं। जिस पर वो लेडी कहती है कि ऐसी बात नहीं है, पहले तो हम तुम्हारे ऊपर अटैक करना चाह रहे थे क्योंकि हमें लग रहा था कि तुम भी दूसरी स्नेक गर्ल्स की तरह खतरनाक हो। तुमने डोलन को भी अपनी आंखों के जादू से अपने वश में कर लिया है, लेकिन जब मैंने तुम्हारी खूबसूरती को देखा तो मुझे पता चला कि इतनी खूबसूरत लड़की ऐसा कर ही नहीं सकती है, तभी मैंने तुम्हें यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया है। और भाई ये कहते हुए वो क्रीपी तरीके से हंसने लग जाती है और लेमिन की तारीफ करते हुए कहती है कि तुम्हारी आंखें, तुम्हारी स्किन कितनी ज्यादा ही अच्छी है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे तुम्हें अभी ही खा जाना चाहिए। और वो इतना कहती है कि अचानक से डोलन और लेमिन वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। तभी सीन कट होती है और हमें डायरेक्ट एल्डर प्रीस्ट को दिखाया जाता है जो कि डायरेक्ट हेडमास्टर के पास आते हैं और वहां पर हमारी क्रिस्टीना भी होती है जो कि उनसे कहती है कि आखिर यहाँ पर आप क्या करने आए हैं। तो वो बताता है कि मैं हेडमास्टर से कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। वो यहाँ पर बताने लगता है कि गैलीलिया में वापस से लोग गायब होने लग गए हैं। ये सुनकर क्रिस्टीना कहती है कि हाँ, मैं वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने गई थी लेकिन मुझे कोई भी सबूत नहीं मिला, लेकिन इसका मतलब क्या है। तो ग्रैंड प्रीस्ट बताने लगते हैं कि आज से 300 साल पहले गैलिया में बहुत सारे लोग रहा करते थे, लेकिन उन्हें एक खतरनाक मेज कंट्रोल करता था जिसने अपने रिचुअल को पूरा करने के लिए उन सब की बलि दे दी। और मुझे तो लग रहा है कि गैलीलियो में जो कुछ भी हो रहा है वो वही करा रहा है। जिस पर हेडमास्टर कहते हैं कि ये बात तो 300 साल पुरानी थी, तो वो अभी तक जिंदा कैसे रह सकता है। जिस पर प्रीस्ट बताता है कि शायद वो रीजनरेटिव रिचुअल का यूज कर अपने आप को वापस से जवान कर रहा है और इस बार वो वापस से जवान करना चाहता है अपने आप को, इसीलिए उसका इंटरेस्ट लेमिन पर आ चुका है। हमें जल्दी से उसे पकड़ना होगा। इधर दूसरी तरफ हम उसी लेडी को देखते हैं जो कि लेमिन के ऊपर रीजनरेटिव रिचुअल को परफॉर्म करने वाली थी। वो यहाँ पर लेमिन से कहती है कि मुझे कब से एक स्नेक गर्ल की तलाश थी और आज जाकर मुझे वो स्नेक गर्ल मिल चुकी है जो कि बेहद खूबसूरत है। अब मैं लेमिन की स्किन का यूज कर और ज्यादा ही खूबसूरत हो जाऊंगी। और तभी हम देखते हैं कि पीछे डोलन को होश आ जाता है और वो जमीन पर इतने सारे मैजिकल सर्कल बना हुआ देखकर उस लेडी से पूछता है कि आखिर तुम लेमिन के साथ क्या करने वाली हो। तो वो बोलती है कि मैं ज्यादा कुछ नहीं करने वाली हूँ, मैं बस उसे खाने वाली हूँ जिससे कि मैं और भी ज्यादा ही खूबसूरत हो जाऊंगी। ये सुनकर वो थोड़ा शॉक हो जाता है और वो कहता है कि आखिर तुम कौन हो। इस पर वो लेडी ज्यादा कुछ नहीं कहती और कहती है कि अगली बारी तुम्हारी भी होगी क्योंकि तुम भी काफी ज्यादा ही खूबसूरत हो। वैसे मैं तुम जैसे बहुत सारे लोगों को मार चुकी हूँ और मेरी जो बॉडी है वो उन्हीं की स्किन से बनी हुई है, लेकिन अब ये जो बॉडी है बहुत ज्यादा ही लूज होने लग गई है, तो अब मैं लेमिन को खाऊंगी और फिर मैं और ज्यादा ही जवान हो जाऊंगी। जिस पर डोलन कहता है कि तुम सही में कितनी घटिया औरत हो, तुमने अपने मतलब के लिए इतने सारे बेकसूर लोगों को मार दिया। तभी लेमिन भी बोलती है कि हाँ, तुम एक घटिया औरत हो, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। जिस पर वो कहती है कि मैंने किसी को भी नहीं मारा है, वो सब मेरे अंदर जिंदा हैं और वैसे भी मैंने उनके ऊपर उपकार किया है। अब उन लोगों को बुढ़ापा देखने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा जवान रहेंगे। उसके ये बोलते ही
डोलन कहता है कि चलो तुमने बहुत बकवास कर ली, और ये कहकर वो दोनों ही अपने कान से एक मैजिकल ट्रांसमीटर निकालते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारी बात सबने सुन ली है। और फिर हम देखते हैं कि उन्हीं के पीछे क्रिस्टीना अपनी फौज लेकर वहां पर आ गई होती है, मतलब 4-5 आर्मी मेंबर्स लेकर वहां पर आ जाती है उसे पकड़ने के लिए। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अभी तक जो कुछ भी हो रहा था वो ग्रैंड प्रीस्ट का एक प्लान था, और इस प्लान में डोलन और लैपिस भी शामिल थे ताकि वो सभी लोग मिलकर इस विजार्ड को रंगे हाथ पकड़ सके। क्रिस्टीना कहती है कि चलो तुम लोगों ने आज बहुत बहादुरी का काम किया, यहाँ से हम संभालते हैं। यहाँ पर हेडमास्टर उस विजार्ड से कहने लगती है कि चलो तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है, तुमने पता नहीं कितने बेकसूर लोगों को जान से मारा है, अब तुम्हारी सारी जिंदगी काल कोठरी में बीतेगी। जिस पर वो विजार्ड गुस्से में कहती है कि आखिर तुम लोग मेरा दर्द कैसे समझोगे, तुम लोग तो खूबसूरत हो ना, मैं शुरू से ऐसे नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा ही बदसूरत थी, लोग मुझे देखते ही अपना चेहरा फेर लेते थे। जिसके बाद मुझे अपनी इस पावर के बारे में पता चला और धीरे धीरे कर कर मैंने उन खूबसूरत लोगों को मार दिया जो कि मेरा मजाक उड़ाया करते थे, और आज देखो, आज मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हूँ। और ये कहकर वो अपने रियल फॉर्म में आ जाती है, जो कि भाई इस फॉर्म से ज़्यादा ही घटिया था। वो लोग देखते हैं कि आज तक उसने जितने भी लोगों को मारा था उन सब के बॉडी पार्ट्स उसकी बॉडी में आराम से दिख रहे होते हैं। एक तरह से देखा जाए तो वो उन सब का एक फ्यूजन था, जो कि काफी ज्यादा ही क्रीपी लग रहा था। यहाँ पर वो विजार्ड उन लोगों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन क्रिस्टीना आराम से उसके हर एक अटैक से बच रही होती है। हमारा बंदा जमीन पर एक मैजिकल सर्कल बनाता है और फिर उन लोगों से कहता है कि अब तुम लोग बाहर चले जाओ, मैं इसको संभालता हूँ। जिसे देखकर हेडमास्टर कहती हैं कि लगता है ये अपने मैजिक का यूज करने वाला है, क्योंकि अभी इसने एक मैजिकल सर्कल बनाया है। तो उसकी बात मानकर वो लोग बाहर निकल जाते हैं। अब हमारा बंदा उस विजार्ड को देखकर कहता है कि देखो अपने आप को, क्या अब तुम खुश हो? जिस पर वो कहती है कि तुम मेरे दर्द को क्या समझो, तुम तो खूबसूरत हो ना। जिस पर हमारा बंदा दिल छूने वाली बात कह देता है। वो कहता है कि तुम बेवकूफ हो, तुम हमेशा अपने चेहरे की खूबसूरती के बारे में सोचती रही, तभी आज तुम ऐसी हो। लेकिन असल में चेहरे की खूबसूरती मायने नहीं रखती, मायने रखती है दिल का साफ होना। लेकिन अब तुम ये नहीं समझ सकती हो। और ये कहकर वो उसके ऊपर एक मैजिक कास्ट करता है और उसे पूरी तरीके से खत्म कर देता है। जिसके बाद हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर ये चारों लोग मिलकर आपस में बात कर रहे होते हैं। और जो ग्रैंड प्रीस्ट होते हैं पहले तो इन दोनों से माफी मांगते हैं कि उन्होंने उन दोनों को इतने बड़े खतरे में डाल दिया। जिस पर डोलन कहता है कि कोई बात नहीं, ये तो मेरे लिए फक्री की बात है कि मैं आपके काम आ पाया। जब आपने पहली बार मुझे इस मिशन का ऑफर दिया तो मैं काफी ज्यादा ही शॉक हो गया, लेकिन फिर मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया। इसी के साथ साथ ग्रैंड प्रीस्ट लैमिंग को उसका आधार कार्ड भी देते हैं और कहते हैं कि अब तुम इस किंगडम की ऑफिशियल मेंबर बन चुकी हो और तुम अब कहीं भी जा सकती हो। जो सुनकर वो बहुत ज्यादा ही खुश होती है और फिर चुपके से डोलन से कहती है कि पहले ये बुड्ढा कितना ज्यादा खड़ूस था, अब देखो कितनी अच्छी तरीके से मुझसे बात कर रहा है। जिस पर डोलन उससे कहता है कि ये ऐसे नहीं बोलते, वो एक्टिंग कर रहे थे और भाई सही में उनकी एक्टिंग अच्छी है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग एक और बंदे से मिलते हैं, जो कि भाई लैमिंग को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा ही हैरान होता है और उससे कहता है कि मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा ही खुशी हुई। मेरी मम्मी स्नेक गर्ल्स के बारे में बहुत सारी नोवेल्स लिखा करती थी और देखो आज तो मैं उनसे खुद मिल रहा हूँ, मैं कितना ज्यादा ही खुश नसीब हूँ। वो यहाँ पर उनसे कहता है कि चलो मैं आपको सिटी घुमा देता हूँ। जिसके बाद वो तीनों ही मिलकर सिटी घूमने लग जाते हैं। तभी लैमिंग देखती है कि एक बच्चा जो कि फ्रूट लेके जा रहा था उसके हाथों से एक फ्रूट गिर जाता है। तो लैमिंग यहाँ पर एक अच्छा नागरिक होने के कारण उसकी मदद करती है और उसे फ्रूट उठाकर देने लगती है। लेकिन वो बंदा उसे देखकर काफी ज्यादा ही डर जाता है और वहाँ पर जितने भी लोग खड़े होते हैं वो भी अपने सामने एक स्नेक गर्ल को देखकर काफी हैरान होते हैं। लेकिन हमारी बंदी बुरा नहीं मानती है और वो कहती है कि कोई बात नहीं, अभी ये लोग मुझसे डर रहे हैं लेकिन बाद में मुझे सब प्यार करेंगे जैसे कि मेरे विलेज वाले करते हैं। अब भाई पूरा किंगडम घूमने के बाद बारी आती है इन लोगों के घर जाने की। लेकिन उससे पहले ये जो बंदा होता है वो डोलन को अपनी मैजिकल एकेडमी में ज्वाइन होने का ऑफर देता है और कहता है कि मुझे अभी प्रोफेसर से पता चला कि तुम काफी अच्छा मैजिक यूज कर लेते हो, तो क्यों ना तुम हमारी एकेडमी में ज्वाइन हो जाओ और अपने मैजिक की पावर्स को और ज्यादा ही बढ़ाओ। वैसे भी विलेज में रहकर तुम्हारा ये टैलेंट वेस्ट हो जाएगा। लेकिन डोलन उससे कहता है कि वैसे आपका ऑफर तो काफी ज्यादा ही अच्छा है, लेकिन मुझे माफ करिएगा, मैं अपने विलेज की प्रोटेक्शन करना चाहता हूँ। और ये कहकर वो सभी से बाय कहता है और निकल जाता है अपने विलेज के लिए।
है। जब वो लोग बग्गी में बैठे होते हैं तब क्रिस्टीना डोलन को वापस से मैजिकल एकेडमी ज्वाइन करने के ऑफर के बारे में सोचने के लिए कहते हैं, क्योंकि क्रिस्टीना का मानना था कि अगर डोलन उस एकेडमी में चला जाता है तो वो काफी ज्यादा ही ताकतवर हो जाएगा, जितना कि वो अपने विलेज में रहकर नहीं हो पाएगा। उसकी ये बातें सुनकर डोलन को तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता है, लेकिन जो लैमिंग होती है वो काफी ज्यादा ही उदास होती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि अगर डोलन विलेज से चला गया तो वो अकेले विलेज में रहकर क्या करेगी। तभी सीन कट होता है और हमें एक घने से जंगल में खुलते हुए पोर्टल को दिखाया जाता है, जिसमें से बहुत सारी डीमन एंट्स निकलकर एक एल्फ की आर्मी के ऊपर अटैक कर देती है। और यहाँ पर वो डीमन एंट्स काफ़ी ज़्यादा ही ताकतवर होती हैं, जो कि आसानी से उन एल्फ को मार देती हैं। उसी के थोड़ी देर बाद एल्फ का लीडर एक छोटी सी एल्फ के साथ वहाँ आता है और ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा ही डर जाता है। उनमें से एल्फ थोड़ा जिंदा बच चुका था, तो वो उन्हें बताता है कि ये सब डीमन एंट के ग्रुप ने किया है। और भाई ये बताते ही उसका भी टिकट कट जाता है। फिर हम क्रिस्टीना को देखते हैं, जो कि भाई डोलन के लौंडे को तलवारबाजी सिखा रही होती है, और इधर हमारा बंदा भी दूसरे गांव वालों के बच्चों को तलवारबाजी सिखा रहा होता है। और उन दोनों को ऐसा करते हुए लैपिस दूर से देख रही होती है। तभी अचानक से उसको मैजिकल एकेडमी वाली बात याद आती है और वो सोचकर काफी ज्यादा ही उदास हो जाती है और सोचने लगती है कि कहीं डोलन एकेडमी जाने के लिए मान गया तो मैं वापस से अकेली हो जाऊंगी। तभी वो नोटिस करती है कि भाई कुछ बच्चे उसके पूंछ के साथ खेल रहे हैं। ये देखकर वो काफी ज्यादा ही चिढ़ जाती है और उनके पीछे भागने लग जाती है। ऐसे मस्त वाले माहौल को देखकर हमारा बंदा भी काफी ज्यादा ही खुश होता है कि कहीं ना कहीं लैपिस भी विलेज वालों के साथ अच्छी तरीके से घुल मिल गई है। तभी अचानक से क्रिस्टीना अपना पसीना बहाकर उसके पास आती है और उससे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने चलोगे? वहां जाकर मैं थोड़ी अपनी पावर्स को और एबिलिटीज को भी इनहेंस कर लूंगी। जिस पर हमारा बंदा मना कर देता है और कहता है कि मैं जंगल में मंगल करने के मूड में नहीं हूँ और वैसे भी हमें बेवजह जंगल में नहीं जाना चाहिए। जिस पर हमारी बंदी भाई बहुत ज़्यादा ही मूड में होती है। वो उससे कहती है कि बेवजह नहीं जा रही, मैंने सुना है कि विलेज के एक फार्मर को अपने पिगीज को जंगल में ले जाना है, लेकिन जंगल में मॉन्स्टर्स की तादाद इतनी बढ़ गई है कि वो ले जा नहीं पा रहा। अब भाई मुझे उसकी बॉडीगार्ड बनने के लिए वहाँ जाना ही पड़ेगा, तो मैं चाहती हूँ तुम भी चलो। अब भैया इतना क्रिटिकल सिचुएशन थी तो भाई हमारा बंदा मान जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन पिक्स को Z+ सिक्योरिटी मिली होती है, 3 सोल्जर्स पीछे, उसके बाद एक ब्लेड और फिर ये दोनों, और उन्हीं के साथ एक स्नेक गर्ल फ्री। इसे कहते हैं रियल Z+ सिक्योरिटी। यहाँ पर वो लोग सही सलामत उन पिक्स को लेके आ जाते हैं उनके खाने वाली जगह पर, मतलब घास फूस चरने वाली जगह पर, जहाँ पर हमारा ब्लेड अपने 2 सोल्जर्स को लेकर आगे निगरानी रखने चला जाता है। और यहाँ पर डोलन और क्रिस्टीना इन पिग्स पर नजर रख रही होती है। तभी उनमें से एक मोटा पिग झाड़ियों में चला जाता है, जिसका पीछा करते हुए मोटा सा सोल्जर भी उसके पीछे जाता है, लेकिन झाड़ियों के पीछे उसे पिग तो नहीं, लेकिन एक खतरनाक टाइगर जरूर मिलता है, जो कि भाई उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन सही समय पर ब्लेड आकर उसे बचा लेता है और फिर वो उस सोल्जर को चिल्लाने लगता है कि तुम्हें ध्यान से यहाँ पर देखना चाहिए, बहुत सारे मॉन्स्टर घूम रहे हैं। और ये कहते हुए बंदे का खुद ही ध्यान कहीं और होता है, और इसी लापरवाही के चलते पीछे से एक एंट डीमन आता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि भाई उसकी शकल तो नहीं लेकिन चीखें जरूर सुनाई देती हैं, जो कि हमारा बंदा आराम से सुन लेता है और जल्दी उसकी चीखें सुनकर झाड़ियों के पीछे जाता है, जहां पर उसे ब्लेड बुरी तरीके से घायल दिखता है। और सामने होते हैं डीमंस। उनमें से एक डीमन डोलन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा डोलन अपने मैजिकल बीम से उसे आराम से नॉकआउट करके फिनिश कर देता है। ये देखकर क्रिस्टीना कहती है कि आखिर ये कौन सा मॉन्स्टर है? तो डोलन उससे कहता है कि ये कोई मॉन्स्टर नहीं है, ये एक डीमन है। अब उसके मुंह से एक डीमन के बारे में सुनकर वो उससे कहती है कि आखिर तुम्हें इन डीमंस के बारे में कैसे मालूम? तो वो यहाँ पर कहता है कि मैंने अपनी टीचर की बुक में पढ़ा था इन डीमंस के बारे में। वैसे ये डीमन लो लेवल के होते हैं, लेकिन इंसानों के लिए ये काफी ज्यादा ही ताकतवर और खतरनाक भी हैं, इसीलिए हमें इन्हें मार देना होगा। वो उससे कहता है कि मैं इसका ध्यान भटकाता हूँ, तुम इसे मार देना। ऐसे कहकर वो उसके ऊपर मैजिक अटैक करता है डीमन के ऊपर, और इसी चीज का फायदा उठाते हुए क्रिस्टीना उसके पास जाती है और उस डीमन की गर्दन काट देती है। 2 पल के लिए तो क्रिस्टीना को तो
भैया विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने एक डीमन को मार दिया। यहाँ पर डोलन उससे कहता है कि विलेज वालों को इन डीमंस के बारे में कुछ भी मत बताना, वरना खामखा में वो लोग टेंशन में आ जाएंगे। जिसके बाद हमें विलेज की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर सभी लोग ब्लेड को लेकर टेंशन में होते हैं क्योंकि भाई वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। लेकिन वहाँ पर विलेज चीफ आते हैं जो कि उन्हें बताते हैं कि चिंता मत करो, ब्लेड अब पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। उनकी ये बातें सुनकर सबसे पहले विलेजर्स ये सोचने लगते हैं कि आखिर वो कौन सा मॉन्स्टर था जिसने कि हमारे विलेज के सबसे ताकतवर सोल्जर को हरा दिया। इतने में ही वहाँ पर टीचर आती हैं जो कि सबको पहले तो शांत करती हैं और फिर बताती हैं कि ब्लेड के इंजरीज को देखकर मुझे लग रहा है कि वो जो मॉन्स्टर था वो काफी ज्यादा ही खतरनाक था, शायद वो लेजेंडरी ड्रैगन से भी ज्यादा खतरनाक था। ये सुनकर डोलन सोचने लगता है कि जंगल में कुछ तो गड़बड़ चल रही है और वो उन लोगों से कहता है कि अब मुझे जंगल की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाना होगा। लेकिन टीचर उसे रोकती है और कहती है कि तुम्हें नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, वहाँ पर जो हो रहा है वो सब नेचर के हिसाब से हो रहा है। लेकिन हमारे बंदे के एक अलग सा कीड़ा होता है, वो कहता है कि नहीं, वहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, मुझे देखने जाना होगा। और वो कैसे ना कैसे कर परमिशन ले लेता है। इसी बात पर क्रिस्टीना भी कहती है कि मैं भी डोलन के साथ जाऊंगी, लेकिन विलेज चीफ उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम वहां नहीं जा सकती हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम लोग एकेडमी को क्या जवाब देंगे, और वो उसे रोक देते हैं। लेकिन लेमिन कहती है कि अगर कोई नहीं जा रहा तो मैं इसके साथ जाऊंगी, जिस पर सभी लोग एग्री भी कर देते हैं। जिसके बाद हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर ये दोनों निब्बा निब्बी मिलकर निकल जाते हैं भाई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। आधे रास्ते पहुंचते ही हैं कि तभी उन्हें झाड़ में से कुछ आवाज आती है और वहां पर होती है क्रिस्टीना, जो कि उनका पीछा करते हुए वहां पर पहुंच जाती है। लेकिन क्रिस्टीना कहती है कि मैं तो यहाँ पर टहलने आई थी, तुम ही लोग मुझे रास्ते में मिल गए, अब मिल गए हो तो मुझे लेते चलो। जिस पर हमारा बंदा भी कुछ कह नहीं पाता है और उसे भी अपने मिशन में इंक्लूड कर लेता है। जंगल में उन्हें बहुत सारे स्पाइडर मॉन्स्टर मिलते हैं जिनसे कि वो लोग बखूबी फाइट करते हैं और सभी को हरा देते हैं। तभी अचानक से क्रिस्टीना को एक खतरनाक गोरिल्ला मॉन्स्टर दिखता है, जिसे कि उसे लग रहा होता है कि ये तो मेरा बैंड बजा देगा। लेकिन हमारी लेमिन एक एप्पल लेकर उसके पास जाती है और भाई उस एप्पल को देखते ही वो गोरिल्ला बहुत ज्यादा ही फ्रेंडली हो जाता है और उससे उस एप्पल को ले लेता है। इतने फ्रेंडली मॉन्स्टर्स को देखकर क्रिस्टीना थोड़ी हैरान होती है कि भाई मॉन्स्टर इतने ज्यादा फ्रेंडली कब से हो गए। इधर हम अपने भैया बंदे को देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर के बच्चों से खेल रहा होता है। उनमें से एक गोरिल्ला क्रिस्टीना के पास जाने लगता है, जिसे देखकर लेमिन क्रिस्टीना के पास आती है और उसे एक एप्पल देते हुए कहती है कि इस एप्पल को इस गोरिल्ला को दे दो। जैसे ही वो उसे देती है तो वो गोरिल्ला उस एप्पल को लेकर खाने लग जाता है, जो कि भाई हमारी बंदी को काफी ज्यादा ही अच्छा लगता है। यहाँ पर डोलन नोटिस करता है कि ये जो इलाका है ये इन मॉन्स्टर्स का नहीं है, ये अपने इलाके से भागकर यहाँ पर आए हैं। और वो सोचने लगता है कि आखिर वो कौन सी चीज है जिससे डरकर ये सभी मॉन्स्टर इस जंगल में आ गए। तभी लेमिन क्रिस्टीना की खूबसूरती को देखकर कहती है कि क्रिस्टीना तुम कितनी ज्यादा ही खूबसूरत हो, तुम कौन सा क्रीम लगाती हो जरा हमें भी बताओ। जिस पर वो कहती है कि अरे मैं कोई सी क्रीम नहीं लगाती, ये मेरी नेचुरल ब्यूटी है। तभी हमारा बंदा भी उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि नहीं नहीं, तुम सही में काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग और खूबसूरत हो। जिस पर बंदी हमारी शर्माने लग जाती है और इधर वो लेमिन की भी तारीफ करता है और कहता है कि लेमिन तुम्हें मेकअप करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ऐसे भी काफी ज्यादा ही सुंदर दिखती हो। जो कि भाई लेमिन को काफी अच्छा लगता है और वो ब्लश करने लगती है। वो शर्माते हुए मन में सोचने लगती है कि क्या डोलन मेरा हस्बैंड बनेगा, और वो ये सोचते हुए नाचने लग जाती है। तभी अचानक से डोलन और क्रिस्टीना को डीमंस की प्रेजेंस फील होती है। तभी वहां पर एक लुढ़कते हुए मैजिकल बॉल आती है जिसके अंदर एक फेरी थी, जो कि उनसे डरते हुए कहती है कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। वो लोग नोटिस करते हैं कि उनके सामने एक डीमन आ चुकी है, तो तुरंत ही डोलन उस फेरी को लेमिन को देता है और कहता है कि इन सभी मॉन्स्टर्स को लेकर किसी सेफ जगह पर चले जाओ। और फिर वो उस डीमन से फाइट करने के लिए चला जाता है। क्रिस्टीना भी उसे ज्वाइन करती है और वो लोग एक झटके में डीमन को मार देते हैं। लेकिन तभी डोलन को और भी एंड्स डीमन की प्रेजेंस महसूस होने लग जाती है। तभी लेमिन के पास दो एंड्स आ जाती हैं, जिससे कि लेमिन डर जाती है। लेकिन डोलन अपनी मैजिकल एरो का यूज कर उन दोनों को ही खत्म कर देता है। क्रिस्टीना भी उन डीमन से फाइट करने लग जाती है। इधर डोलन के पास एक डीमन आने लगता है जिसके ऊपर डोलन अटैक करने जा ही रहा होता है कि तभी सरप्राइजली उस डीमन के ठीक पीछे से एक और डीमन अटैक कर देता है। लेकिन डोलन अपनी रिफ्लेक्सेस का यूज करते हुए नीचे वाले डीमन को सबसे पहले मारता है और फिर अपनी ड्रैगन पावर का यूज कर दूसरे डीमन को भी बेरहमी से मार देता है। इधर हम देखते हैं कि क्रिस्टीना एक डीमन को खत्म कर पाती है कि दूसरा डीमन उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन सही समय पर लेमिन उस डीमन के ऊपर अटैक कर देती है और हमारी क्रिस्टीना को बचा लेती है। अब सारे डीमंस खत्म हो चुके
चुके थे तो वो डायरेक्ट फेरी के पास जाते हैं और उसे उठाकर उससे पूछते हैं कि क्या आप ठीक है, जिस पर फेरी उन्हें थैंक यू कहती है। और वो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा ही हैरान हो जाती है कि एक स्नेक गर्ल इन ह्यूमंस के साथ है। फिर वो लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिस पर वो फेरी भी अपना नाम मर्म बताती है और बताती है कि वो एंट डीमन काफी देर से मेरा पीछा कर रहे थे। ये सुनकर डोलन सोचने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि एंट डीमन को बेसिकली स्काउटिंग के लिए यूज किया जाता है। लगता है किसी हायर डीमन ने इन्हें कमांड दिया था ये सब करने का। कोई डीमन इस दुनिया में आने वाला है। जिस पर मर्म कहती है कि हाँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, सभी लोग काफी बड़े खतरे में हैं। लेकिन उससे पहले एक खतरा उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है, जिसे देखकर डोलन काफी ज्यादा ही हैरान होता है। और क्रिस्टीना तो भाई अपनी तलवारी बाहर निकाल लेती है उनसे फाइट करने के लिए। उसी वक्त वहाँ पर बहुत सारे एल्फ उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। यहाँ पर उन एल्फ का जो लीडर होता है वो डोलन के पास आने लगता है, लेकिन मैरिन मतलब ये फेरी उसे रोकती है और कहती है कि तुम्हें इनसे कोई भी खतरा नहीं है, ये लोग काफी ज्यादा ही अच्छे हैं और इन्होंने ही मेरी जान उन डीमन से बचाई थी। इधर क्रिस्टीना सभी एल्फ्स को देखकर कहती है डोलन से कि लगता है हम लोग एल्फ की टेरिटरी में आ गए हैं। जिस पर डोलन कहता है कि हाँ, सही पकड़ा तुमने, लेकिन अभी हम लोग इनसे फाइट नहीं कर सकते हैं, तुम लोग मेरे पीछे ही रहना। तभी हम देखते हैं कि एल्फ का लीडर डोलन के पास आता है और उससे झुककर मैरिन की जान बचाने के लिए थैंक यू कहता है और अपना नाम बताता है, जो कि काइल था। काइल यहाँ पर डोलन से पूछता है कि आखिर आप हमारे फॉरेस्ट में क्यों आए हैं, जिस पर डोलन उसे अपने विलेज में होने वाली सारी डेमोनिक हरकतों के बारे में विस्तार से बता देता है और उससे माफी भी मांगता है कि वो उसकी बिना इजाजत के उसके विलेज में घुस आए। जिस पर काइल कहता है कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, लेकिन अब आपको वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि ये जंगल काफी ज्यादा ही खतरनाक हो चुका है और आपके साथ कुछ भी हो सकता है। जिसे सुनकर डोलन उससे कहता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सही था, इसका मतलब आपकी फाइट भी उन डीमन से हुई है। इस पर काइल कहता है कि हाँ, आपने सही कहा, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है, हम उन डीमन से डील कर लेंगे और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, अब आपको यहाँ से जाना चाहिए। जो सुनकर भाई क्रिस्टीना की हट जाती है और वो लिटरली काइल का कॉलर पकड़ लेती है और कहती है कि क्या तू थोड़ा दिमाग से बहन का कंट्रोल उदय, तुझे समझ नहीं आता, वो डीमंस काफी ज्यादा ही खतरनाक हैं, हम लोगों की खुद फट गई थी उनसे फाइट करते हुए और तुम 4-5 एल्फ मिलकर उनसे फाइट करोगे, तुम्हें रॉयल किंगडम से मदद लेनी चाहिए। और भाई इस समय बंदी भूल चुकी थी कि वो एल्फ के एक नॉर्मल सोल्जर के कॉलर नहीं पकड़े है, वो असल में लीडर्स का पकड़े है। और सारे एल्फ सतर्क होकर उसकी तरफ अपने एरो कर लेते हैं और कहते हैं कि बेटा अब तुम्हारी बम पे चिकी चिकी कर देंगे, इसलिए छोड़ दो उसे। यहाँ पर भैया क्रिस्टीना के पिछवाड़े का गुलदस्ता बन पाता उससे पहले ही लैमिंग उसे आके रोक लेते और उससे कहती है कि तुम्हें इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्रिस्टीना अपने अलग ही ऐंठ में वो कह रही कि क्या कह रही हो यार, तुम्हें पता है ये हमारे बिना कुछ नहीं करने वाले हैं। इस समय सभी की हालत काफी ज्यादा ही खराब है और ये लोग हमारे बिना उन डीमन से फाइट भी नहीं कर सकते हैं। तभी हमारा बंदा पीछे से आता है और उससे कहता है कि मुन्नी थोड़ा शांत हो जाओ, मैं इनसे बात करता हूँ। इधर दूसरी तरफ हमारी मैरिन से काइल की छोटी बहन पूछती है कि क्या ये लोग सही में ताकतवर हैं, जिस पर मैरिन कहते हैं कि हाँ, ये लोग सही में ताकतवर है, इन्होंने मेरी जान बचाई और अकेले ही उन डीमन से फाइट भी किया। उसकी बात सुनकर जितने भी एल्फ होते हैं वो कहते हैं कि दिखने में तो ये सही में ताकतवर लगते हैं, क्योंकि इन ह्यूमंस के साथ एक लैमिंग है जो कि सही में काफी ज्यादा ही ताकतवर होती है, तो बेशक ये लोग ताकतवर तो होंगे। उन सभी की बातें सुनकर डोलन सोचने लगता है कि हमें इन सभी को प्रोटेक्ट करना होगा, लेकिन कैसे, क्योंकि इनकी जिन डीमन से फाइट हुई थी वो ज्यादा ताकतवर नहीं थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनके जो लीडर होंगे वो कमजोर होंगे। शायद मुझे उनसे फाइट करने के लिए अपने ट्रू ड्रैगन फॉर्म में आना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं इन सभी के सामने अपने ट्रू फॉर्म में आया तो ये सभी लोग मुझसे नफरत करने लग जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग मुझे अपने विलेज से निकाल दे, लेकिन मुझे ये करना होगा इन लोगों को बचाने के लिए। ये सब सोचने के बाद वो काइल को समझाने की कोशिश करता है कि वो लोग अकेले उन डीमन से फाइट नहीं कर सकते हैं, उन्हें उनकी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए वो उन्हें अपनी टीम में रख ले। लेकिन काइल मानने को तैयार नहीं था। तभी काइल की छोटी बहन उसके पास आती है और उसे समझाती है कि हमें एक बार इन लोगों के ऊपर भरोसा कर कर देखना चाहिए, क्या पता हम उन डीमंस को हरा दें और अपने टाउन को बचा लें। जिस पर काइल मान जाता है और डोलन और काइल दोनों ही हाथ मिला ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से उन्हें एक खतरनाक सी रोशनी आती हुई दिखती है जंगल के बीच से। और इधर हम देखते हैं कि डीमन रैल्म का दरवाजा खुल चुका होता है और वहां से
3 खतरनाक मॉन्स्टर निकलते हैं, जिनमें से एक तो लड़की होती है और वो तीनों ही काफी ज्यादा ही खतरनाक होते हैं, जो कि भाई दूर खड़ा हमारा बंदा भी सेंस कर लेता है और जल्दी से उन सभी के ऊपर विंड मैजिक का यूज करता है और कहता है कि अब हम लोगों की रफ्तार हवा से भी तेज होगी, जल्दी से चलो। इधर डीमंस की तरफ फीमेल डीमन रैफेल कहती है कि अच्छा यही ह्यूमन वर्ल्ड है ना और हमें यहीं पर राज करना है, जिस पर आयरन गोलम कहता है कि हाँ हमारे मास्टर का तो यही ऑर्डर है। तभी उनमें से एक रेड डीमन कहता है कि मुझे अभी कुछ एल्फ्स की स्मेल आई है, तो चलो एक कंपटीशन करते हैं, जो सबसे ज्यादा एल्फ्स को मारेगा वो इस कंपटीशन का विजेता होगा। जिस पर रफेल कहते हैं कि हाँ ये प्लान अच्छा है, चलो ये कंपटीशन करते हैं। ये कहते ही भाई वो जो रेड डीमन होता है वो तुरंत ही एल्फ्स को ढूंढने के लिए और उन्हें मारने के लिए निकल जाता है। जिसके बाद हमें एल्फ का टाउन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारी छोटी एंट्स ने अटैक कर दिया था। वहीं पर वो लाल मॉन्स्टर भी पहुंच जाता है, जो कि आते के साथ ही साथ चिल्लाते हुए कहता है कि मेरा नाम है ग्रिल लॉर्ड और मैं डीमंस की आर्मी का सोल्जर हूं। और ये कहकर वो उन सभी के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि वहां पर तबाही मच जाती है। इधर दूसरी तरफ काइल को भी सेंस हो जाता है कि उनके टाउन पर हमला हो चुका है, तो वो डोलन से कहता है कि जैसा तुमने कहा था कि मॉन्स्टर हमारे ऊपर हमला करेंगे, उन्होंने हमला कर दिया है, हमें जल्दी से वहां पर पहुंचना होगा। लेकिन तभी उनके सामने बहुत सारी एंट डीमन आ जाती हैं, जो कि उनके ऊपर अटैक करने लग जाती हैं। इधर दूसरी तरफ ग्रैंड लॉर्ड एक एल्फ के ऊपर अटैक करने ही जा रहा था कि तभी बहुत सारी बेलें उसे पकड़ लेती हैं, जिस पर ग्रैंड लॉर्ड कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इस तरीके से तुम मुझे रोक पाओगी? लेकिन वो बेलें उसे और कसकर जकड़ने लग जाती है। हमें पता चलता है कि ये सब करने वाली ये लड़की थी, जिसका नाम था ब्लैक रोज। ब्लैक रोज यहाँ पर ग्रिल लॉर्ड के ऊपर फाइनल अटैक करने ही वाली थी, लेकिन अचानक से उसकी सारी बेलें जलने लग जाती हैं। ये देखकर वो काफी ज्यादा ही हैरान होती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, जो उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगा, तुमने ग्रैंड लॉर्ड को हरा दिया तो तुम मुझे हरा पाओगी? और ये कहने वाली रफेल थी, जो कि कूदते फांदते उसके पास आ जाती है और उसे अपना इंट्रोडक्शन देने लग जाती है कि मेरा नाम है रफेल और मैं डीमन लॉर्ड की सेना की जनरल हूँ। इधर दूसरी तरफ हमें अपने डोलन को दिखाया जाता है, जो कि सोच रहा होता है कि हमें जल्दी से इन डीमंस को हरा कर इन एल्फ्स को टाउन तक पहुंचाना होगा। तो वो जल्दी से अपनी पावर्स का यूज करता है और 2 स्टोन्स को निकालता है, जो कि वो क्रिस्टीना और लैमिंग को दे देता है, जिससे कि उनकी पावर्स इनहेंस हो जाए। और ऐसा होता भी है, वो दोनों ही डोलन के स्टोल का यूज कर उन सभी डीमंस को बुरी तरीके से मार देते हैं, जो देखकर कैलन काफी ज्यादा ही हैरान होता है और डोलन से कहता है कि अगर आप मुझे अपनी पावर्स के बारे में पहले बताते तो मैं कब का आपको अपने साथ मिला लेता। जिस पर डोलन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं सिर्फ अपनी पावर्स का यूज इम्पोर्टेंट वक्त पर ही करता हूँ, इसीलिए अब हम लोगों को यहाँ से जल्दी से निकलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ रोज और रफेल के बीच में भी फाइट स्टार्ट हो गई थी। रोज अपनी बेलों का यूज कर उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन रफेल एक कर्स स्पिरिट थी, जिस वजह से जैसे ही वो बेलें उसके पास आती हैं वो सारी जल जाती हैं। रफेल रोज से कहती है कि तुम मुझे ऐसे नहीं हरा सकती हो, तुम मेरे सामने काफी ज्यादा ही कमजोर हो। लेकिन तभी अचानक से रोज उसके ऊपर एक और अटैक करती है, जो कि भाई रफेल के लग जाता है और उसके गाल में से खून निकलने लगता है। ये देखकर रफेल को काफी ज्यादा ही गुस्सा आता है और फिर वो ग्रिल लॉर्ड के साथ मिलकर एक खतरनाक अटैक करती है, जो कि रोज के लग जाता है और वो बुरी तरीके से घायल हो जाती है। यहाँ पर ये दोनों वापस से उसके ऊपर अटैक करके खत्म ही करने वाले थे, लेकिन हमारा बंदा डोलन सही समय पर आ जाता है। डोलन को वहां पर देखकर रोज काफी ज्यादा ही हैरान होती है और सोच रही होती है कि ये बंदा कौन आ गया। लेकिन इतने में ही हमारा बंदा देखता है कि रोज के इतने बड़े बड़े मतलब जख्म हैं, तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? जिस पर रोज कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इन दोनों का इतना मस्त वाला सीन चल ही रहा होता है कि इस मॉन्स्टर के पता नहीं क्या चुल्ल मस्ती है और वो कहता है कि अब तुम लोग ठीक नहीं रहने वाले हो, और ये कहकर वो डोलन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हमारी बीच में क्रिस्टीना टपक पड़ती है, जो कि भाई इस अटैक को काउंटर कर लेती है। तभी अचानक से डोलन के पीछे से रफेल सरप्राइज अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके सर पर एक एरो लग जाता है, जिससे कि उसकी बुद्धि सनक जाती है और वो कहता है कि कौन सा माई। सॉरी, ये एक फैमिली शो है, जिसे कि आप अपने फैमिली के साथ ना देखें तो ही भलाई है, वरना उड़ती उड़ती चप्पलें कभी भी पड़ सकती हैं, इसीलिए सतर्क रहें और सावधान रहें।
वहीं दूसरी तरफ पोर्टल में से एक और खतरनाक डीमन निकल आता है। वापस से टाउन की तरफ सीन आती है जहाँ पर ये सभी लोग तैयार थे भाई फाइट करने के लिए, और वहाँ पर एंट्री हो जाती है हमारी लैमिंग की, जो कि फुल भाई ऑरा से चार्ज थी। वो भाई अपने स्नेक का यूज कर ग्रिल लॉर्ड को पकड़ लेती है, जो कि भाई दिखने में सही में कूल लग रहा है ना। और फिर वो हमारे डोलन से कहती है कि चलो अब तुम्हारी बारी, तुम बाकियों को देखो। यहाँ पर हमारा बंदा अपनी पावर्स का यूज कर एक खतरनाक सा स्पीयर बनाता है। तभी उसके ऊपर एक अटैक होता है जिसे कि वो उस स्पीयर से कैंसल आउट कर देता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है ये जो अटैक था ये इस आयरन गोलम ने किया था, जो कि वहां पर आ चुका था, जो कि ग्रिल से कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा ही कमजोर हो। ये सुनते ही ग्रिल के ईगो हर्ट हो जाता है और वो एक ही झटके में लैमिंग के स्नेक्स से छूट जाता है। अब भाई लैमिंग की पावर तो लुल पड़ चुकी थी, तो इस आयरन गोलम से डोलन लड़ता है और इस ग्रिल लॉर्ड से हमारी क्रिस्टीना फाइट करती है। क्रिस्टीना यहाँ पर भाई ग्रिल लॉर्ड के ऊपर भारी पड़ रही होती है और बंदे का खून निकाल देती है, जिसे देखकर ग्रिल लॉर्ड भी बहुत हैरान होता है कि ये एक नॉर्मल ह्यूमन होकर इतनी ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकती है। वो यहाँ पर क्रिस्टीना से कहता है कि चलो अब बहुत हो गया, अब मेरी बारी, और ये कहकर वो अपनी फुल पावर को अवेक करने लग जाता है। वहीं हमारी लैमिंग भी अपने अर्थ मैजिक का यूज कर आयरन गोलम को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो इजीली उससे छूट जाता है। तो फिर लैमिंग उसे अपने स्नेक्स से जकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इससे भी वो इजीली छूट जाता है और लैमिंग से कहता है कि मैं उन कमजोर डीमंस में से नहीं हूँ जो कि तुम्हारे इन छोटे मोटे अटैक से हार जाए, मैं बहुत खतरनाक हूँ। और ये कहकर वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन डोलन उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। इतने में ही वहां पर वही डीमन आ जाता है जो कि उन सभी को रोक लेता है। आयरन गोलम उससे कहता है कि मुझे माफ करिए, मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पाया, लेकिन वो उससे कहता है कि कोई बात नहीं, तुमने जितना किया वही मेरे लिए इनफ था, अब यहाँ से मैं संभालूंगा। इसका एटीट्यूड देखकर समझ आ रहा है कि भाई यही है इन सब का लीडर। यहाँ पर लीडर भैया अपने चारों हाथों का यूज कर अपनी दोनों तलवारों को निकाल लेते हैं और डोलन के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन डोलन उसके अटैक को आराम से ब्लॉक कर देता है। ये देखकर भैया हैरान हो जाते हैं कि एक नॉर्मल ह्यूमन मेरे अटैक को कैसे रोक सकता है। लेकिन अभी देखो क्या क्या होता है। डोलन तुरंत ही उसके ऊपर अपनी तलवार से अटैक कर देता है, जिससे कि वो अपनी शील्ड से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका अटैक इतना ताकतवर था कि उसकी शील्ड में एक क्रैक आ जाता है। फिर डोलन अचानक से उसके ऊपर अपने फायर मैजिक से अटैक कर देता है, जिससे कि हर जगह धुआं धुआं हो जाता है। इस पॉइंट पर लीडर हमारे बंदे से पूरी तरीके से इम्प्रेस हो चुका था कि भाई आज के करियर में पहली बार कोई बंदा मिला है जो कि मेरे टक्कर का है। और भाई डोलन की भी सोच यही थी। वो उससे कहता है कि मुझे लगा था कि तुम नॉर्मल डीमंस की तरह हो गई, लेकिन तुम उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं हो, जरूर तुम्हारा लेवल गॉड लाइक होगा। जिस पर लीडर कहता है कि वाओ, मुझे नहीं लगा था कि तुम सिर्फ मेरे 4-5 अटैक से ही मेरे बारे में इतना कुछ जान लोगे। मुझे भी नहीं लगता है कि तुम एक नॉर्मल ह्यूमन हो, अपनी असलियत बताओ। जिस पर डोलन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और ये कहकर वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लीडर उसके अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है और डोलन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन डोलन अपनी फुर्ती से उसके अटैक से बच जाता है। ये देखते हुए लीडर अपनी बॉडी में बहुत सारा माना इकट्ठा करने लग जाता है और इस चीज में ये दोनों भी उसकी मदद कर रहे होते हैं। ये देखते हुए क्रिस्टीना और लैमिंग भी हमारे डोलन की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आयरन गोलम उसे बीच में रोक लेता है और कहता है कि वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी। इधर डोलन हमारा अपनी ड्रैगन पावर्स का यूज करता है और रफेल और ग्रिल को एक ही बार में नॉकआउट कर देता है। इतने में ही लीडर की भी पावर पूरी तरीके से चार्ज हो जाती है और वो डोलन के सामने आता है और कहता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म। और ये कहकर वो डोलन के ऊपर एक खतरनाक अटैक करता है, लेकिन डोलन अपने सिंगल स्वॉर्ड से उस अटैक को बीच से काट देता है। ये देखकर लीडर और ज्यादा ही हैरान हो जाता है। इस अटैक को देखकर लीडर ये तो समझ गया था कि ये जो डोलन है वो अपनी पावर्स को कंप्रेस कर रहा है, मतलब कम कर रहा है, ताकि दूसरे लोगों को नुकसान ना पहुंचे। वो यहाँ पर डोलन से कहता है कि मैं समझ गया हूँ कि तुम अपनी पूरी पावर्स का यूज क्यों नहीं कर रहे हो। तुम डर रहे हो ना कि तुम अपनी पावर्स का यूज करोगे तो इन लोगों को बहुत ज्यादा ही नुकसान होगा। चलो ठीक है, मैं तुम्हें 2 ऑफर देता हूँ, जिनमें से तुम्हें एक चुनना होगा। पहला तो ये कि तुम अपनी पूरी पावर्स का यूज कर मुझसे फाइट करो, और दूसरा कि तुम मेरी टीम में आ जाओ। चिंता मत करो, इस चीज के बारे में सोचने के लिए मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। 3 दिन बाद मुझे तुम आकर बताना, लेकिन अगर तुम्हारा कोई भी निर्णय नहीं निकला तो मैं अपनी पूरी फोर्स के साथ इस पूरी दुनिया को तबाह कर दूंगा। और ये कहने के बाद वो अपनी लीडर टीम को लेकर निकल जाता है। उसके जाते ही लैमिंग डोलन को पकड़ लेती है और उससे घबराते हुए कहती है कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। जिस पर वो कहता है कि चिंता मत करो, मैं बिल्कुल टनाटन हूँ। क्रिस्टीना डोलन से कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारे पोशंस हैं, इन्हें पी लो और वापस से रिकवर हो जाओ। जिस पर डोलन कहता है कि
अभी मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, मुझे विलेज के एल्डर से बात करनी होगी। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो लोग विलेज के एल्डर के पास जाने लग जाते हैं। हम देखते हैं कि उस विलेज के एल्डर, एक स्पाइडर होती है, एक एल्फ होती है और एक वुल्फ होता है, और उन तीनों के साथ ओलिविया भी थी, जिसे देखकर ये तीनों काफ़ी ज़्यादा ही हैरान होते हैं। और क्रिस्टीना उससे पूछती है कि आखिर आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, जिस पर ओलिविया बताती है कि ये विलेज मेरा ही है और मैं यहाँ पर रहती हूँ। वो उन तीनों से थैंक यू कहती है उनके विलेज को बचाने के लिए। उन लोगों को आपस में बात करता देखकर एल्डर ओलिविया से कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम इन लोगों को जानती हो, चलो अच्छा है, लेकिन अब मीटिंग स्टार्ट करते हैं। फिर इन लोगों की मीटिंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर डोलन उन लोगों को बताता है कि अब सिचुएशन काफी ज्यादा ही बिगड़ चुकी है, उन लोगों ने हमें 3 दिन का वक्त दिया है। जिस पर एल्डर कहती है कि हमें 3 दिन की कोई भी जरूरत नहीं है, जैसे ही कल का सूरज निकलेगा वैसे ही हम अपनी आर्मी को लेकर उनके ऊपर अटैक कर देंगे और जिस पोर्टल से वो इस दुनिया में आ रहे हैं उस पोर्टल को ही तबाह कर देंगे, जिससे कि वो लोग इस दुनिया में नहीं आ पाएंगे। और मुझे पता है कि वो यहाँ पर क्यों आना चाहते हैं, वो हमारी पावर्स को लेना चाहते हैं जो कि उन्हें नहीं मिलने वाली। ये सुनकर डोलन कहता है कि ठीक है, मैं आपका प्लान समझ चुका हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप हमें भी अपनी टीम में इंक्लूड कर लें ताकि आपकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाए। जिस पर एल्डर कहने लगती हैं कि वैसे हम किसी बाहरी की मदद नहीं लेते हैं, लेकिन अब सिचुएशन इतनी ज्यादा ही खतरनाक हो चुकी है कि हमें तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। तभी ओलिविया कहती है कि अगर ऐसा है तो हमें किंगडम से भी मदद लेनी चाहिए, जिससे कि हमारी आर्मी पावर और भी ज्यादा ही बढ़ जाएगी। और वैसे भी ये डीमंस जंगल के बाद सीधे सिटीज पे अटैक करेंगे, इसलिए हमें उन्हें भी सतर्क कर देना चाहिए। जिस पर एल्डर कहती हैं कि ठीक है, तुम्हारा प्लान तो अच्छा है, मैं इसके बारे में सोचूंगी। तभी सीन शिफ्ट होती है और हमें इन डीमंस को दिखाया जाता है, जिनमें से आयरन गोलम लीडर से पूछता है कि आप बैटल के दौरान इतना ज्यादा ही होल्ड बैक क्यों कर रहे थे। जिस पर लीडर कहता है कि ये सही समय नहीं है अपनी पावर दिखाने का, मैं फाइनल बैटल का इंतजार कर रहा हूँ, तब मैं बताऊंगा कि आखिर मैं क्या हूँ। गोलम कहता है कि हाँ, मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ, मुझे उस स्नेक गर्ल से फाइट करनी है। वो जितनी कमजोर दिखती है उतनी है नहीं, शायद मेरे हिसाब से वो अभी भी बेबी स्नेक है, इसीलिए उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी वो आगे जाकर काफी ज्यादा ही ताकतवर हो जाएगी। तभी लीडर कहता है कि मुझे भी उस डोलन से फाइट करनी है, मुझे उसके अंदर वही व्हाइट ड्रैगन का ऑरा महसूस होता है जिसने कि सालों पहले डीमंस और गॉड के बीच की फाइट में गॉड का साथ देकर हमारी पूरी आर्मी को हरा दिया था, लेकिन अब वो एक नॉर्मल ह्यूमन की जिंदगी जी रहा है। लेकिन मैं अभी भी देखना चाहता हूँ कि क्या उसके अंदर उतनी ताकत है जितनी पहले हुआ करती थी। वहीं दूसरी तरफ हम ब्लैक रोज को देखते हैं, जो कि पीपल की चुड़ैल की तरह एक गार्डन में खड़ी होती है। तभी उसके पास डोलन आ जाता है, जो कि उससे बात करने की कोशिश करता है, या कहें कि ठरक की इंसान उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। जिस पर ब्लैक रोज उससे चिल्लाते हुए कहती है कि मेरा अभी बिल्कुल भी मूड नहीं है तुम्हारे साथ बात करने का। जिस पर हमारा बंदा कहता है कि मुझे पता है तुम अभी भी दर्द में हो, उन डीमंस ने तुम्हारी जो मारी है वो किसी की और की मारी होती है, अब तक वो मर चुका होता, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारी चोट को चुटकियों में गायब कर दूंगा। तो ब्लैक रोज उसे अपनी चोट दिखाती है, जिसकी गहराइयों में डूबता हुआ हमारा बंदा पूरी अलग ही मूड में चला जाता है, लेकिन फिर वो अपने अरमानों को संभालता है और अपनी हाथ को उसके कमर पे रखता है और अपना मैजिकल जादू करने लग जाता है, जिससे कि चुटकियों में भाई उसकी चोट गायब हो जाती है, मतलब ठीक हो जाती है, जिससे कि भाई इन दोनों के बीच की सिचुएशन थोड़ी अच्छी हो जाती है। यहाँ पर ब्लैक रोज डोलन से कहती है कि मुझे तुम बहुत ज्यादा ही वियर्ड लगते हो। जिस पर डोलन भी अपना कहता है कि हाँ, कभी कभी मैं भी अपने आप को वियर्ड ही समझता हूँ, लेकिन जैसा हूँ तुम्हारा हूँ। बंदे ने तो भाई फ्लट मार दिया, लेकिन चलो स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। ब्लैक रोज इस पर कहती है कि सही में तुम बिल्कुल वियर्ड हो। यहाँ पर ब्लैक रोज उसे अपने दिल की बात बताने लगती है और कहती है कि उस लड़की को मुझे मारना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही बुरी है, उसने पता नहीं कितने सारे लोगों को मेरी आंखों के सामने मारा है, और इस समय वो जिस लड़की की बात कर रही है वो वही रोसेल है, जिससे कि वो काफी ज्यादा ही नफरत करती है। डोलन उससे कहता है कि चिंता मत करो, अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े तो बेझिझक मुझे बुला लेना। रोजेलिया कहती है कि ठीक है, और वो वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद डोलन भी काइल के घर आ जाता है, जहाँ पर क्रिस्टीना और लैमिंग खाना खा रही होती हैं, और फिर वो डोलन को भी खाना देती हैं, जिसे खाकर डोलन को काफी ज्यादा ही अच्छा लगता है और वो खाने की काफी ज्यादा ही तारीफ करता है। जिसके बाद हमें आधी रात की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर सभी लोग आराम से सो रहे थे। तभी अचानक से डोलन की आंखें खुलती हैं और वो देखता है कि अपने बिस्तर में लैमिंग नहीं है, तो वो जल्दी से बालकनी की तरफ जाता है, जहाँ पर लैमिंग बैठी होती है। वो देखता है कि लैमिंग के हाथ कांप रहे हैं, तो वो लैमिंग से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर लैमिंग कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं यहाँ पर आ गई, देखो यहाँ का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है। तो हमारा बंदा भी उसी के बगल में जाकर खड़ा हो जाता है और देखता है कि भाई सब कुछ बहुत ज़्यादा ही शांत और सुंदर है। डोलन लैमिंग के पास बैठ जाता है और उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें लड़ाई अच्छी नहीं लगती है, और उस फाइट के समय
समय भी तुम काफ़ी ज़्यादा ही घबरा गई थी। मुझे माफ़ करना, तुम्हें मेरी वजह से इतना कुछ सफ़र करना पड़ रहा है। जिस पर लैमिंग कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे किसी को भी मारना पसंद नहीं है, वो चाहे डीमंस ही क्यों ना हो। मुझे पता है कि वो काफ़ी ज़्यादा ही बुरे हैं, लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि मैं बेकार हूँ, मुझे अपने आप में बदलाव करना चाहिए। जिस पर डोलन कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जैसी हो वैसी ही अच्छी हो। जब मैंने पहले कभी भी किसी लैमिंग को नहीं देखा था तो मुझे लगता था कि लैमिंग काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक और बुरे होते हैं, लेकिन फिर मेरी मुलाकात तुमसे हुई, जिससे मुझे पता चला कि मेरे जितनी भी सोच और विचार थे वो सब गलत थे। तुम तो एक बहुत स्वीट एंड क्यूट लैमिंग हो, इसीलिए तुम्हें अपने आप को बदलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ये कहते हुए डोलन लैमिंग को एक मैजिकल स्टोन दिखाता है, जिसे देखकर लैमिंग कहती है कि ये क्या है, मुझे तो इसके अंदर से बहुत सारा माना फील हो रहा है। जिस पर डोलन कहता है कि हाँ, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ही ताकत है, कल की फाइट के दौरान ये तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा ही मदद करेगा। ये कहकर वो लैमिंग को वो पेंडेंट पहना भी देता है और उससे कहता है कि अब तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इतने में ही हमारी क्रिस्टीना आ जाती है, जो कि उनके ऊपर ब्लैंकेट डाल देती है और कहती है, इतने ठंडे मौसम में तुम लोग ऐसे बैठे हो, कहीं तुम बीमार ना पड़ जाओ, और वैसे भी तुम लोग अकेले अकेले इतना सुंदर नज़ारा कैसे देख सकते हो। और वो ये कहते हुए उन्हीं के साथ ब्लैंकेट में आ जाती है और फिर वो तीनों ही अच्छा खासा वक्त बिताते हैं। जिसके बाद लैमिंग को नींद आ जाती है तो वो तो सो जाती है, लेकिन क्रिस्टीना डोलन से एक क्वेश्चन पूछती है सुपर ह्यूमंस के बारे में। जिस पर डोलन कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। जिसके बाद हमें डायरेक्ट अगले दिन की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर एल्फ की पूरी सेना भाई तैयार होती है डीमंस के गेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए और उनसे फाइट करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हमारे बंदे लोग ओलिविया के साथ मिलकर अटैक की स्ट्रेटेजी बना रहे थे, जहाँ पर ओलिविया बताती है कि इस जगह पर एक गेट नहीं है, असल में 3 गेट है, जिसमें से मेन वाला गेट मिड एरिया में है। पहले और तीसरे गेट को तो हमारी आर्मी संभाल लेगी, लेकिन इस मेन गेट को तुम लोगों को संभालना होगा। जिस पर ये लोग एग्री कर जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि ये लोग बग्गी लेकर उस मेन गेट की तरफ बढ़ जाते हैं। जैसे ही वो लोग मेन गेट पर पहुंचते हैं, हमारी लैमिंग भैया बग्गी से कूद जाती है और कहते हैं कि अब भैया मैं इन सब की बैंड बजाने वाली हूँ। इस पर क्रिस्टीना कहती है कि क्या तुम ये अकेले कर पाओगी। लैमिंग कहती है कि चिंता मत करो, दिल में मेरे है दर्द, जिसको मैं सबको मारूंगी। अब डोलन और क्रिस्टीना निकल जाते हैं मेन डोर की तरफ और लैमिंग उसी जेम को देखते हुए कहती है कि अब मैं पीछे नहीं हटने वाली हूँ। उसी वक्त हमें इन डीमंस को दिखाया जाता है, जो कि भाई पूरी तरीके से तैयार होते हैं फाइट करने के लिए। हर एक सोल्जर एक एक गेट पर खड़ा था। उन्हीं में से एक जगह पर राफेल भी थी, जो कि इंतजार कर रही थी कि कोई उससे फाइट करने के लिए आए। तभी वहां पर हमारी रोज आ जाती है, जिसे देखकर राफेल कहती है कि मुझे तुम्हारा इंतजार था, चलो अब थोड़े मजे किए जाएं। इधर आयरन गोलम की तरफ काइल की पूरी आर्मी उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन उसके अटैक का असर आयरन गोलम पे हो ही नहीं रहा होता है। तभी वहां पर हमारी लैमिंग पहुंच जाती है, जो कि डोलन के दिए हुए स्टोन का यूज कर आयरन गोलम के ऊपर पत्थरों से अटैक करती है, जो कि सही में काफी ज्यादा ही खतरनाक अटैक था। और उस अटैक को देखकर लैमिंग खुद भी हैरान थी। तभी काइल उससे पूछता है कि आखिर तुम डोलन के साथ मेन गेट पर क्यों नहीं गई। जिस पर वो कहती है कि मुझे तुम लोगों की मदद करनी थी, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। इतने में ही आयरन गोलम भी उन पत्थरों के ढेर से निकल आता है और चिल्लाते हुए कहता है कि लैमिंग तुम दोनों की मांगी। अरे यार कितने गंदे जोक मार रहा हूँ मैं यार, इग्नोर करो, जोक को इग्नोर करो। और चिल्लाते हुए कहता है कि लैमिंग तुम्हारी पावर का जवाब नहीं, अब तुमसे फाइट करने में असली मजा आएगा। तभी सीन शिफ्ट होती है और हमें हमारे बंदों को दिखाया जाता है, जो कि मेन गेट की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन क्रिस्टीना जो होती है वो लैमिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा ही टेंशन कर रही होती है और डोलन से कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा ही टेंशन हो रही है कि कहीं वो मुसीबत में न फंस जाए। जिस पर डोलन उससे कहता है कि शांत रहो, उसे कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें अपने दोस्त के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। लेकिन फिर भी क्रिस्टीना को फिक्र हो रही होती है और वो उससे कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे उसकी मदद करने जाना होगा। लेकिन डोलन उससे कहता है कि चिंता मत करो, मैंने उसे एक मैजिकल स्टोन दिया है जिससे कि वो संभाल लेगी सब कुछ, इसीलिए तुम्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। उसी समय अचानक से उनकी बग्गी रुक जाती है। बग्गी का ड्राइवर बताता है कि हम लोग सेकंड गेट के पास पहुंच गए हैं, जहां पर ग्रिल लॉर्ड की फाइट स्पाइडर और वेयरवुल्फ से हो रही है। ये देखकर क्रिस्टीना डोलन से कहती है कि तुम मेन गेट की तरफ जाओ, इसे मैं संभाल लूंगी। और ये कहते हुए वो बग्गी में बैठ जाती है और उसे स्पीड में चलाते हुए ग्रिल लॉर्ड से ठोक देती है, जिससे कि उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए क्रिस्टीना उसके ऊपर अपनी तलवार से भी अटैक कर देती है, जिस पर ग्रिल लॉर्ड जमीन पर जाकर गिर पड़ता है। क्रिस्टीना यहाँ पर इन सभी लोगों से कहती है कि अब तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, मैं इसे अकेले संभाल लूंगी। तभी ग्रिल लॉर्ड वापस से उठता है और क्रिस्टीना की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारा ही तो इंतजार था, चलो अब फाइट करते हैं। यहाँ पर क्रिस्टीना अपनी मैजिकल स्वॉर्ड की पावर को अप करती है और उसे ट्रांसफॉर्म कर लेती है और
फिर इन दोनों के बीच में एक खतरनाक फाइट स्टार्ट होने लगती है, जो कि सही में देखने में बहुत ज्यादा ही मस्त लग रही थी। यहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे के अटैक को डॉज कर रहे होते हैं और क्रिस्टीना उसके ऊपर अटैक कर रही होती है, जिससे कि भाई ग्रिल का जो हेलमेट होता है वो टूट जाता है। इसी दौरान हम रोज को देखते हैं जो कि एंट डीमन से ही फाइट कर रही थी, लेकिन अब रफेल भी बैटलफील्ड में उतर आती है। तो रोज सबसे पहले अपने चारों तरफ बेलों से एक बैरियर बना लेती है, जिससे कि कोई और उन्हें डिस्टर्ब ना कर पाए। और फिर यहाँ पर असली बैटल स्टार्ट होती है। रफेल अपनी बॉडी से कर्स एनर्जी को बाहर निकालने लगती है, जो कि रोज के हर एक अटैक को अब्सॉर्ब कर लेती है, जिससे कि रफेल एक मैजिकल बॉम्ब बनाता है और रोज के ऊपर फेंक देती है, जिससे कि भाई रोज को हैवी वाला डैमेज होता है। लेकिन रोज पीछे नहीं हटती है और अपनी बेलों से उसके ऊपर अटैक करती है। लेकिन जैसे ही रोज की बेलें रफेल के पास पहुंचती हैं तो वो उसके ऑरे के पास आते ही जलने लग जाती हैं, जिससे कि हमारी बंदी के सारे अटैक उसके ऊपर बेकार हो रहे होते हैं। लेकिन ये जो हमारी रफेल होती है वो उसके ऊपर कर्स बॉम्ब फेंके जा रही होती है, जिससे कि भाई बंदी को बहुत ज्यादा ही डैमेज भी पहुंच रहा होता है। रफेल कहती है कि बस तुम्हारे अंदर इतना ही दम था, जिस पर रोज कहती है कि अब हो गया, अब मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाऊंगी, जो कि अभी तक मैं तुम्हें नहीं दिखाना चाहती थी। ये कहकर रोज जमीन से 4 ब्लैक रोज वाली बेलें निकालती है, जिसके आते ही रोज के अंदर से ब्लैक ऑरा रिलीज होने लग जाता है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले रफेल के अंदर से रिलीज हो रहा था। ये देखकर रफेल थोड़ा शॉक हो जाती है और फिर वो रोज से कहती है कि चलो देखते हैं कौन किसका कितना अच्छे से चूसता है कर्स एनर्जी। यहाँ पर ये दोनों ही अपनी कर्स एनर्जी से फाइट करते हैं, जो कि भाई सही में बहुत ज्यादा ही खतरनाक थी। लेकिन रफेल एक डीमन थी, जिस वजह से वो रोज के ऊपर भारी पड़ रही थी और यहाँ पर रोज भी बहुत ज्यादा ही कमजोर फील करने लगती है। रफेल उससे कहती है कि क्या ये थी तुम्हारी ट्रू पावर, इतनी कमजोर? जिस पर रोज कहती है कि अभी तुमने मेरी ट्रू पावर देखी कहाँ है। उसके इतना कहते ही अचानक से रफेली के गाल में कुछ होने लगता है और उसमें से एक पौधा निकलता है, जो कि धीरे धीरे कर कर रफेल की पूरी बॉडी को जकड़ लेता है। ये देखकर रफेल बुरी तरीके से डर चुकी थी और अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि कल रोज ने रफेल के ऊपर जो अटैक किया था, उसी दौरान उसने उसके गाल पर एक ब्लैक रोज का सीड छोड़ दिया था। और अब जब रफेल ने रोज की सारी एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली तो उस सीड को ग्रो होने का मौका मिल गया। यहाँ पर रफेल रोज से गिड़गिड़ाते हुए रुकने के लिए कहती है, लेकिन वो अब कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि यार आपको पता ही है कि रोज रफेल से कितनी ज्यादा ही नफरत करती है। अब रफेल उन बेलों में जकड़कर मारी जाती है। यहाँ पर रोज ने अपनी सारी पावर्स का यूज कर लिया था, जिस वजह से वो वहीं पर गिर जाती है और सारी डीमंस उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहे होते हैं और हमारी बंदी को लग रहा होता है कि यही उसका अंत है। लेकिन अचानक से बहुत सारी एरोज आसमान से उड़ती हैं और उन सभी डीमंस को खत्म कर देती हैं और रोज को जीने की एक किरण दिखती है, जो कि और कोई नहीं हमारा डोलन था, जो कि अपने हाफ ड्रैगन वाले फॉर्म में आकर उसे बचा लेता है। डोलन उसके चारों तरफ एक हीलिंग सर्कल क्रिएट करता है और उसे पूरी तरीके से हील कर देता है। ये देखकर रोज काफी ज्यादा ही हैरान होती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो, क्योंकि कोई ह्यूमन इतना ताकतवर मैजिक नहीं कर सकता है। जिस पर वो उसे बताता है कि असल में मैं एक ह्यूमन हूँ, लेकिन मेरी जो सोल है वो एक ड्रैगन की है। रोज इस पर कहती है कि इसका मतलब तुम्हारा रिइंकार्नेशन हुआ है ह्यूमन के रूप में ना? जिस पर वो हाँ कहता है। डोलन उससे कहता है कि अब तुम आराम करो, मैं दूसरे गेट पर जाता हूँ। लेकिन रोज उसे रोकती है और भाई उसे सिड्यूस करते हुए कहती है कि अरे तुम मुझे ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जा सकते हो, मुझे भी ले चलो, मुझे भी फाइट करनी है। लेकिन हमारा जो बंदा होता है ना, वो एक सख्त लौंडा था, वो उससे साफ मना कर देता है और वहां से उड़ जाता है। इधर आयरन गोलम की तरफ गेम पूरा ही पलट चुका होता है। लैमिंग जमीन पर बेहोश पड़ी होती है और काइल काफी ज्यादा ही परेशान होता है। उसकी आवाज सुनकर लैमिंग को होश आता है और वो देखती है कि भाई उसकी पूंछ में एक बड़ा सा डंडा घुसा हुआ है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा ही डर जाती है। लेकिन जियो उसकी टेल में से डंडा हटा देता है और फिर काइल अपनी हीलिंग मैजिक से उसे ठीक करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी डोलन का दिया हुआ जेम ग्लो करने लगता है और उसकी पावर से उसके जो घाव होते हैं वो एकदम से भर जाते हैं। और ये देखकर ये दोनों काफी ज्यादा ही हैरान होते हैं। जियो लैमिंग से कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, आयरन गोलम हमारी तरफ ही आ रहा है। लेकिन लैमिंग कहती है कि मैं तुम लोगों को अकेला छोड़ के नहीं भागूंगी, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। तभी सिन क्रिस्टीना की तरफ जाता है, जहाँ पर अभी भी इन लोगों की फाइट चल रही होती है। लेकिन ग्रिल लॉर्ड अपने आप को पूरी तरीके से
से हील कर लेता है और क्रिस्टीना की तारीफ करते हुए कहता है कि मुझे लगा था कि तुम कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं हो, तुम एक सुपर ह्यूमन हो। ये सुनकर क्रिस्टीना थोड़ी हैरान होती है तो वो हंसते हुए कहता है कि सुपर ह्यूमन काफी ज्यादा ही ताकतवर होते हैं और उनके अंदर नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा पोटेंशियल होती है, जिस वजह से ह्यूमंस उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। ये सुनते ही क्रिस्टीना को अपने पास्ट की एक मेमोरी याद आ जाती है, जिससे कि वो गुस्से में आकर ग्रिल लॉर्ड से चुप रहने के लिए कहती है, लेकिन ग्रिल लॉर्ड उसे बताता है कि सुपर ह्यूमंस के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो गॉड्स, डीमंस और तो और वो व्हाइट ड्रैगन्स को भी मार सकते हैं, जैसे कि प्रीवियस हीरो ने व्हाइट ड्रैगन को मारा था, वो भी एक सुपर ह्यूमन था। ये सुनते ही क्रिस्टीना काफी ज्यादा ही शॉक हो जाती है और उसे एक बचपन का गाना याद आता है जो कि ह्यूमन और ड्रैगन के बारे में था। इन सब चीजों के बारे में जानने के बाद उसके अंदर अजीब सी पावर अवेक हो जाती है और वो अपनी पावर का यूज कर सबसे पहले ग्रिल लॉर्ड के पैरों को काटती है और फिर हाथ को काटते हुए उसकी गर्दन उड़ा देती है, जिससे कि ग्रिल लॉर्ड का खेल वहीं पर खत्म होता है। लेकिन मरने से पहले ग्रिल लॉर्ड सोचता है कि अब मुझे एहसास हो रहा है कि व्हाइट ड्रैगन जब मरा होगा तो उसे कैसा फील हुआ होगा। ग्रिल लॉर्ड के जाने के बाद क्रिस्टीना उसी गाने के बारे में सोचती है जिसमें कि व्हाइट ड्रैगन और हीरो की दोस्ती के बारे में बताया गया था। अब हमें डोलन को दिखाया जाता है जो कि मेन गेट तक पहुंच चुका था, जहां पर लीडर उसका इंतजार कर रहा था। लीडर उसे देखते ही अपना सर झुकाता है और उससे कहता है कि मुझे आप ही का इंतजार था। मैंने जब पहली बार आपको गॉड की तरफ से लड़ते हुए देखा था तभी से मेरा सपना था कि मैं आपसे फाइट करूं और आज वो मौका आ गया है कि जब आप मेरे सामने हैं और मुझे आपसे फाइट करने का मौका मिल रहा है। ये सब सुनने के बाद डोलन ये तो समझ चुका था कि लीडर को उसकी रियलिटी के बारे में सब कुछ मालूम है, तो वो उससे पूछता है कि जब तुम्हें मेरी असलियत के बारे में मालूम है तो तुम मुझसे फाइट क्यों करना चाहते हो। जिस पर वो बताता है कि मुझे ताकतवर लोगों से फाइट करने में बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता है कि मैं आपसे पहले फाइट नहीं कर सकता था जब आप अपनी ओरिजिनल फॉर्म में थे, लेकिन अब तो आप एक ह्यूमन बन चुके हैं, इसीलिए मैं आपसे फाइट करना चाहता हूं और इस फाइट में आप बिल्कुल भी होल्ड बैक मत कीजिएगा। और इसी के साथ वो उससे ये भी कहता है कि अगर आप चाहें तो हमारे डीमन रैल्म में चलकर फाइट कर सकते हैं, जहां पर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस चीज पर डोलन मान जाता है, जिसके बाद लीडर अपनी पावर का यूज कर एक नया पोर्टल खोलता है और फिर वो दोनों ही बैटल करने के लिए डीमन रैल्म के पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। इधर दूसरी तरफ एल्फ की टीम अपने टीम वर्क से गोलम के ऊपर अटैक कर रही होती है, लेकिन भाई वो काफी ज्यादा ही कमजोर थे और गोलम के आर्मर के आगे उनका कोई भी अटैक टिक नहीं रहा था। लेकिन गोलम उनसे काफी ज्यादा ही इंप्रेस होता है उनके टीम वर्क को देखते हुए, लेकिन अब वो बोर हो चुका था तो वो उनसे कहता है कि अब बहुत हो गया, अब मुझे तुम्हें खत्म करना होगा। और ये कहते हुए वो अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और अपने पेट में से बहुत सारे नुकीले स्पाइक्स निकाल लेता है। इधर दूसरी तरफ लैमिंग काफी ज्यादा ही डरी हुई थी और अपने आप ही को कोस रही थी कि वो इतनी ज्यादा कमजोर क्यों है, लेकिन फिर वो हिम्मत कर उठती है और डोलन के दिए हुए जेम को देखते हुए कहती है कि मैं हार नहीं मान सकती हूँ, मैंने डोलन को प्रॉमिस किया है कि मैं सभी को बचाऊंगी। वहीं गोलम ने काइल को बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था और फिर वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन लैमिंग सही समय पर आकर अर्थ चैन से गोलम को पकड़ लेती है और कैरल को बचा लेती है। कैरल और जियो उसे यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा ही हैरान होते हैं, क्योंकि लैमिंग काफी ज्यादा ही इंजर्ड थी, लेकिन फिर भी वो उन्हें बचाने के लिए आई। गोलन लैमिंग को देखकर इंप्रेस होता है, क्योंकि वही उसके लिए एक वर्दी अपोनेंट थी, तो वो तुरंत ही उस चैन से छूटता है और अपने स्पाइक से लैमिंग के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन लैमिंग अपने स्नेक से उन्हें स्पाइक्सेस को डिस्ट्रॉय कर देती है और फिर वो गोलम को एक जोरदार अर्थ पंच मारती है, जिससे कि गोलम वहीं पर ढेर हो जाता है। जिसके बाद लैमिंग एल्फ से कहती है कि अब तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अब मैं अपनी सबसे ताकतवर मैजिक का यूज करने वाली हूँ। ये सुनते ही वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और लैमिंग भी बिना टाइम वेस्ट करते हुए गोलम के ऊपर बहुत सारे पत्थर फेंक देती है, जिसका असर गोलम पे होता नहीं है, लेकिन असल में ये तो एक डिस्ट्रक्शन था ताकि वो अपने मेन अटैक को कर पाए। वो जल्दी से अपनी कर्स आई को एक्टिवेट कर लेती है, जिससे कि गोलम जैसे ही उसके पास आता है वो अचानक से फ्रीज हो जाता है। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए लैमिंग मल्टीपल स्नेक टेक्निक का यूज करती है और बहुत सारे स्नेक्स को समन कर एक ड्रैगन का फॉर्म ले लेती है, जो ड्रैगन गोलम को पलक झपकते ही खा जाता है और गोलम का खेल यहीं पर खत्म हो जाता है। अब भाई यहाँ का मैटर तो क्लियर हो चुका है। अब आते हैं डीमन रैल्म की तरफ, जहाँ पर लीडर और डोलन की फाइट होने वाली थी। वो लोग आ गए थे एक बैटलफील्ड में, जहाँ पर लीडर डोलन को बताता है कि ये पहले एक किंगडम हुआ करता था, लेकिन डीमन और गॉड्स की फाइट में सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन अब ये प्लेस हमारी फाइट के लिए काफी ज्यादा ही अच्छा है, यहाँ पर आप अपनी फुल पावर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये सुनते ही हमारा डोलन तो अपनी भाई हाफ ड्रैगन पावर में आ भी जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैंने फुल पावर दिखाई तो यार ये पूरा डीमन रैल्म ही गायब हो जाएगा। लीडर यहाँ पर तुरंत ही अपनी तलवार निकालकर डोलन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे कि काउंटर करने के लिए डोलन भी
अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन लीडर उसके अटैक को समझ जाता है और तुरंत ही पीछे हट जाता है और फिर वो दूर से ही डोलन के ऊपर डार्क स्लैश करता है, जिसे कि डोलन इजीली नलिफाई कर देता है। जिसके बाद भाई असली स्वॉर्ड फाइट स्टार्ट हो जाती है। हमारा बंदा सिंगल हैंडली उसकी डबल स्वॉर्ड से फाइट कर रहा होता है और बिल्कुल इजीली, उसके चेहरे पर कोई भी सिकन ही नहीं होती है। और यहाँ पर इस लौंडे को देखो फटी पड़ी है, लेकिन फिर भी वो फाइट किया जा रहा है। तभी डोलन उसे जोरदार पंच देता है, जिससे कि लीडर दूर जाकर गिरता है। लेकिन बंदे की फाइट की डेडिकेशन इतनी खतरनाक होती है कि उसके दोनों सींग जो होते हैं वो भी टूट जाते हैं, लेकिन फिर भी दो पैरों पर खड़ा होता है फाइट करने के लिए। वहीं ओवरवर्ल्ड में लैमिंग जियो के साथ जा रही होती है मेन डोर की तरफ। तभी रास्ते में उसे क्रिस्टीना मिल जाती है, जो कि उन्हें देखकर काफी खुश होती है कि उन्होंने एक गेट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और क्रिस्टीना के साथ ही साथ वहां पर रोज भी पहुंच जाती है, जिसे देखकर अब ये लोग तो समझ चुके थे कि सेकेंड डोर भी डिस्ट्रॉय हो चुका है, अब बचा है मेन डोर। तो ये सभी लोग मिलकर मेन डोर की तरफ जाने लगते हैं। मेन डोर की तरफ हमें देखने को मिलता है कि वहां पर ओलिविया पहले ही से है, जिसे कि मेन डोर के आजू बाजू कोई भी नहीं दिख रहा है, मतलब हमारा डोलन नहीं दिख रहा है। तो वो समझ चुकी होती है कि डोलन लीडर से फाइट करने के लिए डीमन रैम चला गया है। तभी उसे एक मैजिकल सर्कल में एक स्टोन मिलता है, जिसे कि वो उठा लेती है। तभी वहां पर तीनों एल्डर्स आ जाते हैं, जो कि उसे बताते हैं कि हमने दोनों गेट डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, लेकिन अब यहाँ का क्या हाल है। जिस पर ओलिविया बताती है कि डोलन लीडर से फाइट करने के लिए डीमन रैम गया है। ये सुनकर स्पाइडर एल्डर कहती है कि ये तो अच्छी बात है, अब हमें डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए इस गेट को, हमारे पास अच्छा मौका है। इस पर वुल्फ कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो। जिस पर स्पाइडर कहती है कि अरे कोई बात नहीं है, अगर हमें इतने लोगों की जान बचाने के लिए एक को सेक्रीफाइस करना पड़े तो हम कर सकते हैं। उसकी ये बात कहते ही वहां पर ये लोग भी पहुंच जाते हैं, जो कि स्पाइडर की बात सुन लेते हैं, जो कि उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लैमिंग तो कहने लगती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वही बंदा था जो कि तुम्हारे लिए खड़ा हुआ लड़ने के लिए, और तुम उसे ही मारने की प्लानिंग कर रहे हो। जिस पर स्पाइडर कहता है कि तुम क्या गारंटी ले सकती हो कि वो उस लीडर से जीत जाएगा। जिस पर लैमिंग थोड़ी चुप हो जाती है, लेकिन क्रिस्टीना कहती है कि नहीं, वो जीतेगा, वो हमारे लिए जीतेगा, ये मेरी गट फीलिंग कहती है, इसीलिए हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। उसकी इन बातों को सुनकर एल्डर्स भी मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हम इसका इंतजार करेंगे, अगर वो सही समय तक नहीं आता है तो हम इस गेट को तोड़ देंगे। अब वापस से सीन आती है फाइट की तरफ, जहां पर लीडर डोलन के ऊपर 1000 स्लैशेस का अटैक करता है कि एक तो एक स्लैश लग ही जाएगा, लेकिन हमारा बंदा उसके हर एक स्लैश को आराम से डॉज कर देता है और फिर उसके ऊपर एक एनर्जी बीम फेंकता है, जो कि भाई बहुत खतरनाक होती है। और उसका इफेक्ट इतना खतरनाक होता है कि डीमन रैम में बैठी हुई एक लेडी डीमन को भी उसकी एनर्जी फील हो जाती है। यहाँ पर हमारा बंदा इतना फाइट में लीन होता है कि लीडर उसके पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा बंदा उसके अटैक को डॉज कर लेता है और फिर एक एक कर उसके सारे हाथों को काट डालता है और फिर उसको एक फाइनल स्लैश में कट आउट कर देता है। लेकिन उसके मरने से पहले डोलन उसकी फाइटिंग स्पिरिट की तारीफ करता है, जो सुनकर लीडर को काफी अच्छा लगता है कि एक लेजेंडरी ड्रैगन ने उसकी तारीफ की और वो सुकून भरी मौत मर जाता है। डोलन को अब लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन ये अंत नहीं शुरुआत थी, क्योंकि उस एनर्जी बीम से जिस डीमन ने उसे सेंस किया था वो अब उससे मिलना चाहते हैं। और हमारा बंदा इस चीज से बेखबर होकर वापस से ओवरवर्ल्ड आ जाता है, जहाँ पर ये सभी लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं और उसे देखते ही काफी ज्यादा ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो समझ चुके होते हैं कि हमारा बंदा इस डीमन वॉर को जीत चुका है। लैमिंग तो उसे देखते ही गले से लगा लेती है और उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर वो बोलता है मैं एकदम टनाटन हूँ। अब भाई वॉर खत्म हो चुकी थी तो पार्टी तो बनती है, तो एल्फ का लीडर एक बहुत बड़ी पार्टी रखता है, जिसमें खाना पीना मस्त वाला हो रहा होता है। और यहाँ पर हमारी दोनों बंदियां एक मस्त ट्रेडिशनल वाली ड्रेस पहनकर आई होती हैं, जिसमें यार दोनों ही कमाल लग रही होती हैं। आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि इन दोनों में से कौन सी सबसे ज्यादा मस्त लग रही है। यहाँ पर डोलन हमारा पार्टी का फायदा उठाता है और लैमिंग के साथ डांस करता है, जिसमें लैमिंग को काफी ज्यादा ही अच्छा लगता है। और ऐसे ही आज का दिन बीत जाता है, जिसके बाद हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर हमारी टीम अब जंगल को छोड़कर घर जाने वाली थी। लेकिन ये सभी लोग डोलन की टीम को थैंक यू कहते हैं उनकी मदद करने के लिए, लेकिन हमारे डोलन को तो एक स्पेशल थैंक यू मिलता है, वो भी रोज की तरफ से, जिसे देखकर लैमिंग काफी ज्यादा ही शर्मा रही होती है और सोच रही होती है कि आज तक मैंने ये सब इसके साथ नहीं किया, ये कौन होती है करने वाली। अब ये सब खत्म होने के बाद ये लोग अपने विलेज के लिए निकल जाते हैं और थोड़ी ही देर में वो लोग अपने विलेज पहुंच जाते हैं। सभी लोग अपने घर जा रहे होते हैं कि हमारा बंदा भी अपने घर का गेट खोलता है, लेकिन तभी अचानक से कोई उसके ऊपर पीछे से अटैक कर देता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड पूरी तरीके से खत्म होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक सब्सक्राइब घंटा दबाएं, हमारी फैमिली में आ जाएं। मिलते हैं आप अगली वीडियो में, बाय बाय।